हुआंग लेई को आज जू परिवार के यहाँ हुई अपनी दुर्दशा के बारे में हुआंग दापेंग के मुंह से पता चला और वह काफ़ी गुस्से में थी। वे सबसे लालची जमींदारों से भी ज़्यादा लालची हैं। सोचिए, उन्होंने वास्तव में आपको सब्जियां तोड़ने और धोने के लिए कहा था। अगर आप थोड़े धीमे होते तो क्या वे आपको बर्तन भी धोने के लिए कहते? मैंने वास्तव में कभी किसी परिवार को शिष्टाचार के बारे में इतना अनभिज्ञ नहीं देखा। वे सचमुच नवधनाढ्य हैं। बिना किसी गहराई के, यदि फैन परिवार का पतन न हुआ होता तो कौन जानता है कि जू परिवार कहाँ जा रहा होता। अब जब वे अचानक सत्ता में आ गए हैं तो उन्होंने अपनी सीमाओं को पूरी तरह से भूल दिया है। जरा जू परिवार को देखिए, जो पतन की ओर अग्रसर है और युवा पीढ़ी में एक भी योग्य व्यक्ति नहीं है। हुआंग दापेंग को जू परिवार की संभावनाओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बस कुछ तुच्छ लोग हैं। मैं शुरू में कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था। परिवार में केवल वे दोनों ही थे, पति पत्नी, और हुआंग लेई उनकी पोती के रूप में, इसलिए किसी भी तरह के झंझट की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें धमकाना आसान था। अगर मैं आज अपने लिए खड़ा हो जाऊं, तो अगली बार, कौन जाने, वे मुझसे ये भी उम्मीद करें कि मैं उनके लिए रोजाना खाना बनाऊं। मैंने आज मैनेजर को स्पष्ट कर दिया कि अगले वर्ष मैं घर पर सेवाएं नहीं दूंगा, मैं हमेशा कोई अन्य स्थान ढूंढ सकता हूं। हुआंग दापेंग को पता था कि जू परिवार पर सिर्फ गुस्सा करना ही काफ़ी नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं, किसी को अपना रुख तो दिखाना ही होगा, क्योंकि उसके पास विकल्प भी नहीं थे। हुआंग लेई ने पूरे दिल से हुआंग दापेंग के दृष्टिकोण का समर्थन किया। ये बिल्कुल सही है, मैंने ऐसा अपमानजनक व्यवहार कभी नहीं देखा। इस बार तो इस तरह से काम चलाया जा सकता है, लेकिन अगली बार, कौन जाने, और भी ज़्यादा हरकतें हो जाएं। बात बस इस बात की है कि जू परिवार में कौन बदकिस्मत होगा। हुआंग लेई ने यह नहीं बताया कि क्या फैन शियाओफेई ही बदकिस्मत होगा, लेकिन आगे सोचने पर यह असंभव लग रहा था। आखिरकार वह जू परिवार का खून का दामाद था। जब जू परिवार ने इस समारोह की मेजबानी की तो उन्होंने कुछ विस्तारित परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित किया। अगर बर्तन धोने की बात आती है तो निस्संदेह ऐसे लोग होंगे जो अपनी उत्सुकता प्रदर्शित करने के लिए उत्सुक होंगे, इसलिए ये कभी भी फैन शियाओफेई पर नहीं पड़ेगा। कुछ लोग दिखावा करने के लिए उत्सुक होंगे। जू परिवार के कई विस्तारित सदस्य गुजारा करने के लिए दान पर निर्भर हैं। हुआंग दापेंग को अच्छी तरह पता था कि हुआंग परिवार के पास न तो बर्तन धोने वालों की कमी है और न ही सब्जियां चुनने और धोने वालों की। जैसा कि हुआंग परिवार के दादा और पोती ने अनुमान लगाया था, जब जू परिवार के सदस्यों को पता चला कि कोई भी बर्तन नहीं धो रहा है तो उन्होंने स्वयं बर्तन धोने की पेशकश की। फैन जियाओफेई की पत्नी ने फैन जियाओफेई की ओर देखा, जिससे उसे तुरंत यह एहसास हो गया कि दुर्भाग्य निकट था। कोई ज़रूरत नहीं, आज हम अपने घर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, हम तुम्हें बर्तन कैसे धुलवा सकते हैं। ये सभी व्यंजन और रसोई के सामान, जिनमें बर्तन और कढ़ाई आदि शामिल हैं, सभी का अनुबंध फैन शियाओफेई द्वारा किया जाएगा। मिस जू फैन शियाओफेई से बहुत असंतुष्ट थीं और यहाँ तक कि उनसे शादी करने पर उन्हें पछतावा भी था। स्पष्टतः फैन परिवार अब पतन की ओर था। स्पष्टतः उन्हें उसकी आवश्यकता थी, और फिर भी उसका रवैया अभी भी ऐसा ही था। इस स्थिति ने मिस जू को बहुत असहज कर दिया। तलाक एक विकल्प नहीं था जिस पर वह विचार करती, लेकिन अगर फैन शियाओफेई या यहाँ तक कि उसके पीछे उसके परिवार को घृणा करने का कोई मौका होता तो मिस जू इसे नहीं छोड़ती। फैन शियाओफेई को पता था कि चीज़ें खराब थीं, लेकिन उसने इस तरह की उम्मीद नहीं की थी और उसका मुंह सदमे से खुला रह गया। जब वहां उपस्थित लोगों ने ये सुना तो पहले तो वे दंग रह गए, फिर जोर से हंसने लगे। जू परिवार के कई लोग लंबे समय से फैन शियाओफेई को नापसंद करते थे। जब फैन परिवार शक्तिशाली था, फैन शियाओफेई कई परिवारों का गौरव था। लेकिन एक बार फैन परिवार की प्रतिष्ठा गिर गई तो इसका कारण उपहास करने की इच्छा की कमी नहीं थी, बल्कि लोगों के पास ऐसा करने का अवसर ही नहीं था। बाद में जब ये लड़का शहर में वापस आया और शादी कर ली, या यूं कहें कि जू परिवार में जोंग वुयान से शादी कर ली, तो भले ही वह बदसूरत थी, लेकिन वह उसके भयानक स्वभाव की भरपाई नहीं कर सकी। लोगों को इसे सहना ही था। आखिरकार अगर फैन शियाओफेई ने शिकायत की तो इसके परिणामों से कौन निपटेगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से फैन जियाओफेई जू परिवार के जोंग वुयान को क्रोधित करने में कामयाब रहा। फैन शियाओफेई के भाई बहनों को हर दिन उछल कूद करते हुए याद करते हुए ये सब इतना अजीब नहीं लगता था। मैं फैन जियाओफेई को गुस्सा आया। यद्यपि जीवन कठिन था, फिर भी उन्होंने कम से कम उसे कुछ सम्मान तो दिया था। लेकिन अब सारा सम्मान खत्म हो चुका था। फैन जियाओफेई वास्तव में बहुत गुस्से में था। तुम किस बात के लिए क्या कर रहे हो? मिस जू ने गुस्से से कहा, तुम्हें बिगाड़ने से यही होता है। कुछ लोगों को बस अपनी जगह पहचानने की ज़रूरत है। हमेशा यह मत समझो कि तुम्हारा परिवार अभी भी वही महान फैन परिवार है। मिस जू ने फैन शियाओफेई की माँ और भाई बहनों तथाकथित नए साल की बधाई के बारे में सोचा और गुस्से से भर गईं। वह उनके व्यवहार को नज़रअंदाज करना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वैवाहिक मतभेदों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए।
ये पता चला कि उसने फैन शियाओफेई को मुंह दिखाया, लेकिन फैन परिवार ने ऐसा नहीं सोचा और यहाँ तक कि एक आदमी की गरिमा के बारे में बात करने के लिए उसके पास आए और जोर देकर कहा कि उसे पति के परिवार की देखभाल करनी चाहिए। यद्यपि यह बात अनकही रह गई, लेकिन वह जानती थी कि वे वास्तव में उससे 3 आज्ञाकारिता और 4 गुणों का पालन करने का अनुरोध कर रहे थे। उसे और भी अधिक गुस्सा इस बात पर आया कि जब फैन शियाओफेई की मां ने ये बातें कहीं तो फैन शियाओफेई वहीं था और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसका आशय स्पष्ट था और चूंकि फैन परिवार अभी भी सपना देख रहा था, इसलिए उसने विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। याद रखो फैन जियाओफेई, तुमने जू परिवार में शादी की है, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम भी वैसा ही करोगी जैसा अन्य बहुएं परिवार में आने पर करती हैं। वापस जाओ और अपनी माँ और अपने भाई बहनों से कहो कि तुमने शादी की है, पत्नी नहीं ली है। बिना बोए काटने के बारे में सोचना बंद करो। आज यहाँ किसी को भी हिलना नहीं चाहिए। नहीं, वास्तव में अब से जब भी हमारे घर पर मेहमान हो, फैन शियाओफेई को काम करने दें। मिस झू वास्तव में जानती थीं कि किसी का आत्मविश्वास कैसे तोड़ा जाए। न केवल आज के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी। क्या यह उसके साथ आया जैसा व्यवहार नहीं था? फैन शियाओफेई ने अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए एक के बाद एक गहरी सांसें लीं, वरना उसे सचमुच डर था कि वह उस सुअर पर भड़कने से खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। उसके जैसा सुंदर आदमी उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा उसका दामाद बन गया, जिसे अन्य लोग तुच्छ समझते थे। उसने वास्तव में बहुत त्याग किया था, लेकिन इस तरह अपमानित होने का विचार असहनीय था। उसे सचमुच ऐसा महसूस हुआ कि एक व्यक्ति को मार दिया जा सकता है, लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। फैन जियाओफेई वास्तव में तलाक का उल्लेख करना चाहता था। मिस झू ने गुस्से से अब चुकंदर लाल हो चुके फैन शियाओफेई की ओर देखा। बेशक आप तलाक शब्द भी कह सकते हैं। उसे पूरा यकीन था कि वह एक साधारण कारण से तलाक के लिए कभी राजी नहीं होगा। इसके बिना फैन परिवार को हर तरफ से परेशान किया जाएगा। कई लोग पहले से ही फैन फैमिली को नापसंद करते थे, जिसने इन दिनों काफ़ी दिखावा किया था, जिससे पता नहीं कितने लोग नाराज हुए। जू परिवार के संरक्षण के बिना फैन परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। इस दिन और युग में किसी को बर्बाद करना वास्तव में बहुत आसान था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, भले ही फैन शियाओफेई ने तलाक के बारे में सोचा था, लेकिन वास्तव में उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। मैं कपड़े धो लूंगा। फैन शियाओफेई ने यह दांव लगाने की हिम्मत नहीं की कि जू के संरक्षण के बिना उसके परिवार का क्या होगा, उसके छोटे भाई बहनों का क्या होगा। इसकी तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि उसका अपना अस्तित्व भी अनिश्चित था। मिस झू ने फैन शियाओफेई को देखा, होंठ कसकर भींचे, अपनी जगह पहचानो। अब तुम फैन परिवार के युवा स्वामी नहीं हो। जब आप दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो आप प्रशंसित युवा स्वामी नहीं होते, बल्कि एक कुत्ता होते हैं जिसे मैं पालता हूँ। तुम्हें पता है कि कुत्ता क्या होता है ना? अपने मालिक के प्रति आज्ञाकारी, फिर उसे खाने पीने को मिलता है। एक अवज्ञाकारी कुत्ता भूखा रहेगा और हर प्रकार की भूखमरी से पीड़ित रहेगा। इन अपमानजनक शब्दों को सुनकर फैन शियाओफेई ने अपना सिर उठाने और अपने आसपास के लोगों का सामना करने की भी हिम्मत नहीं की। वह पहले से ही उनके उपहासपूर्ण और तिरस्कारपूर्ण नज़रों की कल्पना कर सकता था। एक दिन वह निश्चित रूप से अपना बदला लेगा। फैन शियाओफेई ने यह मानने से इनकार कर दिया कि जू परिवार में कोई दोष नहीं थे। एक के बाद एक वे अभिमानी और दबंग हो गए, केवल इसलिए कि जू परिवार वर्तमान में बहुत उन्नति कर रहा है। अपने दिल में फैन शियाओफेई ने गणना की कि उसे किसके साथ गठबंधन करना चाहिए। सड़क पर फैन जियाओफेई में भागना। हुआंग लेई ने अपने सामने खड़े फैन शियाओफेई को देखा। उसका चेहरा पूरी तरह से नकली संयोग से भरा था और वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी कि कुछ तो गड़बड़ है। वे वर्षों से सहपाठी थे और एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं रहते थे, फिर भी वे पहले कभी एक दूसरे से नहीं टकराए थे। अभी कुछ दिन पहले ही एल्डर हुआन की जू परिवार के यहाँ एक अप्रिय मुलाकात हुई थी और अचानक ये व्यक्ति संयोगवश मुलाकात का नाटक करता है। वास्तव में समस्या कोई समस्या नहीं होती। बताओ तुम क्या चाहते हो? क्या जू परिवार ने आपको शांति स्थापित करने के लिए भेजा है? पिछले कुछ दिनों से परिवार हुआंग दापेंग को उनके लिए खाना बनाने के लिए आमंत्रित कर रहे थे, लेकिन जू परिवार द्वारा अपना काम करने के बाद ओल्ड मास्टर हुआंग भड़क गए और उन्होंने घोषणा की कि वह उनके घरों में खाना नहीं बनाएंगे। यदि वे वास्तव में भोजन चाहते हैं तो उन्हें उसे किसी रेस्तरां में ले जाना चाहिए। आमतौर पर किसी को घर पर आमंत्रित करना या तो पारिवारिक पुनर्मिलन या महत्वपूर्ण मेहमानों के मनोरंजन का संकेत होता है, और उन्हें रेस्तरां में ले जाना उचित नहीं है। इससे समस्याएं होने की अधिक संभावना होती है। निश्चित रूप से वे जू परिवार के कार्यों से अनभिज्ञ नहीं थे, लेकिन उनमें कोई हितों का टकराव नहीं था और वे आंखें मूंद लेना पसंद करते थे। हालांकि जू परिवार के हालिया कार्यों ने उन्हें पूरी तरह से उकसा दिया था। चाहे कोई भी विनती करे, एल्डर हुआंग हस्तक्षेप नहीं करेंगे और कोई भी इस तरह के व्यवहार से नाराज हो जाएगा। ऐसा लगता है कि इस वजह से जू परिवार का समय भी आसान नहीं है। जू परिवार की ओर से बोलें।
फैन शियाओफेई की आंखों में झुंझलाहट झलक उठी। वे सक्षम हैं, उनके बहुत सारे संबंध हैं, उन्हें मेरी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि वे उससे संपर्क भी करते तो भी वह मदद नहीं करता। उसे अच्छी तरह याद है कि वह रसोई में अकेले काम में व्यस्त था, जबकि जू परिवार के सदस्य बाहर खाने पीने और खेलने का आनंद ले रहे थे। कभी कभी कोई व्यक्ति परेशानी खड़ी करने के लिए आ जाता था और उससे कहता था कि पहले ये धो, फिर वह धो, और जब तक वह सब कुछ खत्म करता तब तक भोजन का समय हो जाता था। यद्यपि उन्होंने उससे रात का खाना पकाने के लिए नहीं कहा था, फिर भी उन्हें साफ सफाई के लिए उससे काम करवाना पड़ता था। असल में वह पूरे दिन व्यस्त रहता था। उस रात जब वह घर पहुंचा और बिस्तर पर लेटा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और जू परिवार, उन सुअरों ने इसके लिए उसका मजाक भी उड़ाया और अगले दिनों में उन्होंने उस पर इतना काम लाद दिया कि उसे पूरी तरह से एक नानी की तरह व्यवहार करने लगे, सुबह से रात तक व्यस्त रखने लगे। यदि संभव हो तो मुझे आशा है कि जू परिवार का भाग्य खराब हो, फैन शियाओफेई ने दांत पीसते हुए कहा। फैन शियाओफेई के चेहरे पर भयंकर अभिव्यक्ति को देखते हुए हुआंग लेई वास्तव में खुद को रोक नहीं सका। क्या किसी ने आपको बताया है कि आप बदसूरत हो गए हैं? तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से षड्यंत्रकारी है, ये निश्चित रूप से और भी तीखा हो गया है। ये बात सच है कि बाहरी पहलू भीतरी पहलू को प्रतिबिंबित करता है। अतीत का फैन शियाओफेई काफ़ी अच्छा दिखता था, लेकिन अब शायद जटिल परिस्थितियों में होने, अच्छा समय न बिताने और दोनों तरफ से तनाव महसूस करने के कारण, अगर यह युवा स्वामी अभी भी इसे बर्दाश्त कर सकता है तो वह वास्तव में असाधारण रूप से निर्दयी होगा। फैन शियाओफेई ने कल्पना की थी कि अगर हुआंग लेई को उसकी वर्तमान कठिनाइयों के बारे में पता चला तो वह उसका मजाक उड़ाएगी या उसका उपहास करेगी। लेकिन उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसने वास्तव में कहा कि वह बदसूरत हो गया है और उसका रूप बुरा हो गया है। फैन शियाओफेई के अविश्वास भरे चेहरे को देखते हुए हुआंग लेई ने धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया। मुझे पता है कि तुम लोगों को ये कहते हुए सुनने के आदी हो कि तुम स्मार्ट, सक्षम और सुंदर हो, अन्यथा आपकी शादी एक अमीर परिवार में नहीं होती। हुआंग लेई को नहीं लगा कि इन शब्दों से फैन शियाओफेई को ठेस पहुंची है, वह तो बस तथ्य बता रही थी। यदि कोई इसे संभाल नहीं सकता तो वे सिर्फ दिखावा कर रहे थे। आखिरकार कई हलकों में वर्तमान फैन शियाओफेई वास्तव में मजाक का पात्र था। अपने सामने हुआंग लेई को इतनी आसानी से लिव इन दामाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते देख उसका गुस्सा सचमुच भड़क उठा। लेकिन जब उसे याद आया कि वह हुआंग लेई से मिलने क्यों आया था तो वह केवल इसे सहन कर सका। वह और क्या कर सकता था? इस पर विचार करने के बाद, क्या आपको चिंता नहीं है कि जू परिवार बदला लेगा क्योंकि आपके दादा ने उन्हें नाराज किया था? वह हुआंग लेई से पूछना चाहता था कि क्या वह हुआंग दापेंग के बड़े प्रांगण से संबंध के बारे में जानती है, लेकिन उसने सवाल न पूछने का फैसला किया। बदला लेने को लेकर चिंतित हैं। मेरे परिवार की जड़ें लाल हैं। मैं एक अकेली पोती हूं जिसका पालन पोषण परिवार ने किया है और मैंने एक बेहतर ग्रामीण जीवन बनाने के लिए खेत पर काम करने का आह्वान भी किया है। मेरे दादा दादी ने प्रशिक्षु के रूप में शुरुआत की और अपना गुजारा करने के लिए मेहनत की। वे साधारण पृष्ठभूमि के मेहनती लोग हैं। अब जब वे कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो चिंता की क्या बात है? आखिरकार जू परिवार की कुछ हैसियत तो है, लेकिन उनके दुश्मन भी नहीं हैं और न ही वे अकेले ताकतवर हैं। वे हर चीज़ के बारे में निर्णय नहीं ले सकते। हुआंग लेई को देखकर, जो उसके सामने वाकपटुता से बात कर रहा था, फैन शियाओफेई वास्तव में निराश था। उन्होंने जिस हुआंग लेई को याद किया वह कभी इतना स्पष्टवादी नहीं था। अचानक वह इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली कैसे हो गई? फैन शियाओफेई सचमुच अपना माथा पोंछ रहा था। फैन शियाओफेई के चेहरे पर उलझन भरी नज़र देखकर हुआंग लेई खुद को हंसने से नहीं रोक सका। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए था। ठीक है, देर हो रही है, मैं अब तुम्हें और नहीं रोकूंगा। आप तो बहुत व्यस्त आदमी हैं, उसने कहा। ये कहकर उसने अपना सामान उठाया और चली गई। वह मूर्ख नहीं थी, उसने फैन शियाओफेई के असली इरादों को देख लिया था। वह सिर्फ कलह पैदा करना चाहता था, उसके परिवार को जू परिवार के खिलाफ खड़ा करना चाहता था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उनका परिवार तो केवल रसोइयों का परिवार था, फिर उनकी तुलना शक्तिशाली और प्रभावशाली जू परिवार से कैसे की जा सकती थी? यह एक तात्कालिक हार होगी। यदि वे जू परिवार के साथ ऐसे तुच्छ मामले पर विवाद करते हैं और बात बाहर आ जाती है तो इससे उसका परिवार सही होने के बजाय गलत हो जाएगा। वह जू परिवार का दुर्भाग्य देखना चाहती थी, लेकिन फैन शियाओफेई के पतन को देखने के लिए उससे भी अधिक उत्सुक थी। सिर्फ इसलिए कि वह अभी कठिन समय से गुजर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। याद रखें, फैन शियाओफेई को कॉलेज प्रवेश परीक्षा गाओकाओ के पुनः शुरू होने के ठीक बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला था, जो कि वह क्षण भी था जिसने किसी की नियति बदल दी थी। यदि संभव हो तो उसे जीवन भर जोंग वुयान के साथ डूबकर रहना चाहिए। युवावस्था में लापरवाही का समय उनके जीवन का चरम था। हुआंग लेई को जाते हुए देखकर फैन शियाओफेई को लगा कि उसे पकड़ पाना सचमुच बहुत मुश्किल था।
वह सचमुच विश्वास नहीं कर सका कि हुआंग लेई ने उसके शब्दों के पीछे का अर्थ नहीं समझा था, और फिर भी वह चली गई। काय, वह बुदबुदाया, सचमुच बहुत बड़ा काय है। मुझे नीची नज़र से देखा जाना चाहिए था, मेरे पास संबंध होने चाहिए थे, फिर भी मुझे अंततः एक रसोइया बनना पड़ा। यहाँ तक कि जब फैन शियाओफेई जीवन के सबसे निचले बिंदु पर पहुंच गया था, तब भी वह रसोइया हुआंग दापेंग को नीची नज़र से देखता था। उनका पतन केवल अस्थायी था, अच्छा अवसर मिलने पर उनका पुनः उठना निश्चित था। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सुना था कि कोई रसोइया आगे चलकर उच्च पद पर पहुंच गया हो, या अधिक से अधिक वरिष्ठ शेफ बन गया हो, और फिर उससे क्या होगा। लंबे समय तक हुआंग लेई की आलोचना करने के बाद फैन शियाओफेई को एक जगह मिली और वह चुपचाप बैठ गया। अब क्या, उन्होंने बहुत तीखे शब्दों में कहा था। हुआंग परिवार को पूरी तरह से नीचा दिखाया था, लेकिन क्या इससे कुछ बदल सकता था? कम से कम नहीं। यदि हुआंग परिवार हस्तक्षेप नहीं करता, भले ही जू परिवार अभी कठिनाइयों का सामना कर रहा था, यदि उन्हें कार्रवाई करने का अवसर मिलता तो वे कुछ ही मिनटों में अपनी परेशानियों को हल कर सकते थे। यह एक महान अवसर है, कौन जानता है कि ऐसा दूसरा अवसर आने में कितना समय लगेगा। वह जानते थे कि जब उनके परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ा तो जू परिवार कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटा, अन्यथा वे इतने सारे संसाधनों को हड़प नहीं पाते। किसी भी हालत में उसे यह सुनिश्चित करना था कि जू परिवार को कष्ट हो, ताकि उसे उस सुअर से और अधिक निपटना न पड़े। हर रात जब वह उस सुअर की सेवा करता था, फैन शियाओफेई को सचमुच उल्टी जैसा महसूस होता था। उसे याद आया कि कैसे बचपन से लेकर वयस्क होने तक कितने ही लोग उसका पीछा करते रहे। वह अपनी पत्नी में ऐसी स्त्री की आशा करता था जो सौम्य, आज्ञाकारी और समझदार हो, जू परिवार की सुअर तो बिल्कुल नहीं। हर दिन वह सोचता था कि क्या लोग उसकी पीठ पीछे ये कह रहे हैं कि उसने एक बदचलन औरत से शादी कर ली है। क्या करें? फैन जियाओफेई बहुत देर तक सड़क के किनारे बैठा सोचता रहा। यदि हुआंग परिवार उसके साथ सहयोग नहीं करता तो कोई बात नहीं, वह किसी और को ढूंढ सकता था। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उन्हें कोई नहीं मिल सकता। सोचते सोचते उन्हें एक बहुत अच्छा उम्मीदवार मिल गया, लेकिन उनके साथ सहयोग कैसे किया जाए, ये समस्या थी। फिर भी वह बिल्कुल भी नुकसान में नहीं आ सकता था। हुआंग लेई को यह नहीं पता था कि सिर्फ इसलिए कि वह शामिल नहीं होना चाहती थी, एक कुत्ते खाओ कुत्ते के दृश्य को देखना पसंद करती थी, वह अनजाने में फैन शियाओफेई को शैतान के साथ सहयोग करने का कारण बनेगी। इस समय वह घर पर खाना बनाने में व्यस्त थी, क्योंकि 2 दिन बाद उसे खेत पर वापस जाना था। चाहे वे कितनी ही बार पत्रों के माध्यम से एक दूसरे को पत्र लिखते हों, लेकिन यह उनके बुजुर्ग माता पिता के पास रहने जैसा नहीं था। जब तक वह अपने माता पिता के साथ थी, वह इसका पूरा लाभ उठाना चाहती थी और अच्छा प्रदर्शन करना चाहती थी। घर से निकलने से पहले हुआंग लेई ने वह सब कुछ धो दिया जिसे धोने की जरूरत थी, जिन चीज़ों को हवा देने की जरूरत थी उन्हें हवा दी, और घर को एक बार फिर से अच्छी तरह से साफ कर दिया। हुआंग लेई को घर में कामकाज में व्यस्त देखकर कई माता पिता ईर्ष्या करने लगे। वे घर पर हुआंग लेई के बारे में बात करना बंद नहीं कर सकते थे और टिप्पणी करते थे कि वह कितनी समझदार थी। हुआंग लेई के लिए अज्ञात स्थानों में वह यकीनन हर किसी की आम दुश्मन बन गई थी। उसे देखते ही ऐसा लगा कि हर कोई चाहता है कि वे दौड़कर उसके पास जाएं और उसे अच्छी तरह से समझाएं और गर्मजोशी से उसका स्वागत भी करें। हुआंग लेई को शुरू में अपनी घटती लोकप्रियता के कारणों का पता नहीं था, लेकिन जब उन्हें इसका कारण पता चला तो उन्होंने सोचा अगर वे नफरत करना चाहते हैं तो उन्हें नफरत करने दीजिए। उन्होंने कहा, वे सभी महत्वहीन लोग हैं। उसने खेत से ही कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने की योजना बनाई और विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलने पर वह वहां अध्ययन करने चली गई। स्नातक होने के बाद वह नौकरी मिलने का इंतजार करेगी। हुआंग दापेंग और उनकी पत्नी निश्चित रूप से उस समय उनके साथ होंगे, और भले ही उन्हें नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन वे जानते थे कि यह हमेशा के लिए रहने की जगह नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हुआंग लेई ने अपने आसपास के लोगों की खंजर जैसी घूरती निगाहों को अनदेखा करते हुए रगड़ना और धोना जारी रखा। उसे अपनी ओर पड़ने वाली दुर्भावनापूर्ण और असंतुष्ट निगाहों से प्रतिरक्षित होने की आवश्यकता थी, तथा उन्हें अपने ऊपर प्रभाव डालने नहीं देना था। पड़ोस के युवक युवतियों, नववधुओं और होने वाली वधुओं ने देखा कि चाहे वे हुआंग लेई को कितनी भी कठोरता से देखें, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और अंततः उन्होंने अनिच्छा से हार मान ली। अब वे इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि हुआंग लेई जल्द से जल्द खेत में लौट आए। जब उन्हें पता चला कि वह खेत पर जाने की योजना बना रही है, तो वे अपनी खुशी रोक नहीं पाए। भले ही वह अपेक्षा से पहले लौट आए, लेकिन कम से कम वह उनके सामने तो नहीं होगी, और बुजुर्ग लोग उसका जिक्र बार बार नहीं करेंगे। जब हुआंग लेई अपना सामान लेकर घर से निकली तो ये स्पष्ट था कि उसकी लोकप्रियता पुनः बढ़ने लगी थी। कुछ लोगों ने तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और बताया कि खेतों पर जीवन कितना बेहतर है और शहरी जीवन आपूर्ति और वाउचर पर निर्भर है। हुआंग लेई को यकीन था कि अगर उन्हें हुआंग दापेंग से मार खाने का डर नहीं होता तो वे शायद ये भी चाहते कि वह कभी शहर वापस न लौटे।
त्योहारों के मौसम में हुआंग लेई ने सोचा कि उसे दूसरों के प्रति दयालु होने का प्रयास करना चाहिए। पड़ोसियों के प्रसन्न भावों को देखकर हुआंग दापेंग को परेशानी महसूस होने लगी। ये सचमुच बहुत ज्यादा है, हुआंग दापेंग ने गुस्से से कहा। वे नहीं जानते कि घर में कैसे मदद करनी है और जब कोई अन्य व्यक्ति उनके बुजुर्गों के प्रति सम्मान दिखाता है तो वे अप्रसन्न हो जाते हैं। यदि वे हुआंग लेई को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वह बहुत ज़्यादा दिखावा कर रही है, तो उन्हें बता दें कि भले ही हुआंग लेई खेत में चली गई हो, फिर भी वह अपने बड़ों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेगी। हुआंग लेई को पता था कि हुआंग दापेंग परेशान था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह पड़ोसियों के गुस्से को भड़काने के बारे में सोच रहा था। वास्तव में किसी को भी बुरे व्यक्ति को उकसाना नहीं चाहिए, अन्यथा कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। हुआंग दापेंग को पता था कि हुआंग लेई बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था, खासकर जब जू परिवार के दुश्मन उन पर कड़ी नज़र रख रहे थे। लेकिन अब वह वास्तव में चिंतित नहीं था। फैन जियाओफेई का पहले से ही जू परिवार के प्रतिद्वंद्वियों के साथ लेन देन हो चुका है। हालांकि ये सौदे काफ़ी करीबी थे, फिर भी हुआंग दापेंग, जो जानता था कि वह कौन था, एक दो बातें जान सकता था। जू परिवार से असंतुष्ट एक दामाद अपने दुश्मन से इतनी गुप्त मुलाकात कर रहा था, कोई भी अनुमान लगा सकता था कि यह किसी अच्छे उद्देश्य के लिए नहीं था। हुआंग लेई दंग रह गया। क्या ये भेड़ियों के साथ नृत्य नहीं है? यदि जू परिवार का बुरा अंत होता है तो फैन परिवार के सदस्य के रूप में, जू परिवार के विश्वासघाती के रूप में, क्या वह वास्तव में अच्छे दिनों की उम्मीद कर सकता है? यदि वह जू परिवार की प्रतिद्वंद्वी होती तो उन्हें दबाने के बाद भी वह फैन शियाओफेई पर थोड़ा भी भरोसा नहीं करती। ऐसे लोग यू परिवार पर बिना किसी दया के हमला कर सकते हैं, कौन जानता है कि वे अगला निशाना किसे बनाएंगे। हुआंग लेई अपना सिर हिलाती रही। क्या उसे फैन परिवार का सबसे उत्कृष्ट उत्तराधिकारी नहीं कहा जाता? थोड़ी सी भी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे समझ सकता है। फैन शियाओफेई को न जानना कोई मायने नहीं रखता। क्या यह आदमी पूरी तरह से बदला लेने पर अड़ा हुआ है? जू परिवार में फैन जियाओफेई के दिन कठिन थे और अब ये हर जगह चर्चा का विषय है। जब झाओ एओरन को पता चला तो कौन जानता है कि वह कितना खुश हुआ होगा। खैर, चलो हम ऐसा दिखावा करते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता। जो भी कार्यभार संभालेगा वह हमारे घर से संबंधित नहीं है। हो सकता है कि कोई फैन शियाओफेई को सुंदर समझता हो और फिर भी उससे शादी करने को तैयार हो। हुआंग दापेंग निश्चित रूप से कुछ प्रतिष्ठित परिवारों की लड़कियों को जानता था जो फैन शियाओफेई को बहुत पसंद करती थीं। क्या आपको लगता है कि फैन जियाओफेई अच्छा लग रहा है? उनका स्वाद कैसा है? हुआंग लेई ने अवाक होकर अपना सिर हिलाया। अगर हम अतीत के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं मानती हूं कि वह बुरा नहीं दिखता था, लेकिन अब वह बहुत ज़्यादा गणनाशील हो गया है। वह एक अच्छा आदमी नहीं दिखता, उसका चेहरा बहुत बुरा है। ये सिर्फ झाओ एओरन का खाना खाने के कारण नहीं था जिससे वह अधिक सुंदर हो गया था, यहाँ तक कि झाओ एओरन, जो फैन शियाओफेई के पीछे पीछे घूमता था, भी अधिक सुंदर हो गया था। बहुत अधिक षड्यंत्रकारी होना अच्छा नहीं है। हमेशा स्वयं को बहुत प्रभावशाली समझना आपको दूसरों का मोहरा बना सकता है। फैन शियाओफेई स्मार्ट है और उसने बहुत अनुभव किया है, लेकिन उन पुराने लोमड़ियों के साथ लड़ाई में जिनका पूरी तरह से परीक्षण किया गया है, बस सोचें, उसका निश्चित रूप से अच्छा अंत नहीं होगा। किसी को आपको खा जाने मत दो, यहाँ तक कि हड्डियाँ भी बाहर थूक दो, ये सचमुच दयनीय है। बुरा चेहरा। हुआंग दापेंग ने हुआंग लेई को जो विवरण दिया उससे वह बहुत गणनाशील थी और उसे हंसी आ गई। ठीक है, वास्तव में बुद्धिहीन। छोड़ो इसे, चलो, इसकी परवाह नहीं करते। वह तो बस एक रसोइया है जिसकी पाककला थोड़ी बेहतर है। भले ही वे सभी उसे आदरपूर्वक मास्टर हुआंग कहकर संबोधित करते हों, क्या वे वास्तव में उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो सिर्फ एक शीर्षक है। हुआंग दापेंग ने मन ही मन आह भरी। यही कारण था कि वह वास्तव में नहीं चाहता था कि हुआंग लेई का बच्चा उसका अनुसरण करे और खाना बनाना सीखे। भले ही कोई शिल्पकार हो या सिर्फ रसोइया हो, कितने लोग वास्तव में शिल्पकार को महत्व देते हैं। हुआंग दापेंग की आह सुनकर हुआंग लेई ने कहा, दादाजी, आह भरने की अनुमति नहीं है। आहें भरना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, ठीक है, दादाजी, अब और आहें नहीं भरेंगे। ये जानते हुए कि बच्चा सचमुच उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित था, वह इतना भ्रमित कैसे हो सकता था। ठीक है, आहें मत भरो, आहें भरना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपने और दादी ने अभी तक मुझे शादी करते और बच्चे पैदा करते नहीं देखा है। आपने बच्चे की देखभाल में मेरी मदद करने और मेरा सहारा बनने का वादा किया था। उन्हें जीवित रहने के लिए एक मजबूत इच्छा की आवश्यकता थी। वांग नान हमेशा निजी तौर पर कहते हैं कि मैं भविष्य में काफ़ी दयनीय हो जाऊंगा। दयनीय? भविष्य में दयनीय स्थिति? ये सुनकर हुआंग दापेंग ने अपने कान खड़े कर लिए। ये सुनने के लिए उत्सुक थे कि वांग नान कैसे कहेंगे कि उनकी पोती भविष्य में दयनीय होगी। वह कहती है कि बाद में मुझे कोई सहारा नहीं मिलेगा। पति का परिवार मुझे परेशान करने के लिए चाहे जो भी करना चाहे, मेरे लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा।
मूल पीड़िता को झाओ एओरन और अन्य लोगों द्वारा इसलिए परेशान किया गया क्योंकि उन्हें लगा कि उसके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है, जो कि बहुत दयनीय स्थिति है। वह ऐसा नहीं सोचती थी, उसका मानना था कि जब तक वह काफ़ी मजबूत है, उसे धमकाए जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अब वह उसे हुआंग दापेंग के सामने अपनी परेशानियों का बखान करने से नहीं रोक पाएगी, बल्कि उसके दादा दादी की जीने की इच्छा को उत्तेजित करना ही सबसे अच्छा था। हुआंग दापेंग बुरे मूड में घर लौट आया और झाओ या ने सोचा कि यह हुआंग लेई को दूर भेजने के कारण था। मुझे आज पता चला कि कई लोग जियाओ लेई से तरह तरह की बातें कह रहे हैं। मूल रूप से मैं आशा कर रहा था कि जब जियाओ लेई बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी और उसके बच्चे होंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जियाओ लेई ने कहा कि वांग नान लोगों के पीछे कह रही है कि उसका भविष्य कठिन होगा क्योंकि उसके पास भरोसा करने के लिए उसका मायका परिवार नहीं है। हुआंग दापेंग जितना अधिक इसके बारे में सोचता जा रहा था, उतना ही अधिक क्रोधित होता जा रहा था। ये वास्तव में हुआंग दापेंग ने पहले कभी इतना निराश महसूस नहीं किया था जितना अब किया। मैं घर के रास्ते में एक ही बात के बारे में सोचता रहा, और वह ये कि क्या हमें पहले ही जियो लेई की माँ के परिवार से अलग नहीं होना चाहिए था। झाओ या को उम्मीद नहीं थी कि हुआंग लेई की अच्छी दोस्त वांग नान इस तरह से बात करेगी, और इससे बूढ़ी महिला वास्तव में क्रोधित हो गई। इससे पहले कि वह संभल पाती, उसने हुआंग दापेंग का विचार सुना और बूढ़ी महिला का सिर तुरंत ही खड़ा हो गया। बिल्कुल नहीं, मुझे परवाह नहीं, मैं निश्चित रूप से सहमत नहीं होऊंगी। झाओ या ने उनके बुरे व्यवहार के बारे में सोचा और वास्तव में परेशान हो गई। चाहे कुछ भी हो, वह उस परिवार के साथ दोबारा जुड़ने के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं होगी। उनके लालची स्वभाव को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि वे जियाओ लेई के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे? क्या वे हमारे जाने के बाद जियाओ लेई के लिए जो कुछ भी हम छोड़ेंगे उसे ले जाने के बारे में नहीं सोचेंगे? उनके साथ जुड़ना भेड़ियों के साथ नाचने जैसा होगा। झाओ या ने हर तरह से विरोध किया। तो हुआंग दापेंग ने असहाय होकर कहा, हमें निश्चित रूप से अपना अच्छा ख्याल रखना होगा ताकि हम लंबे समय तक जीवित रह सकें। हालांकि जियाओ लेई पहले की तुलना में अधिक निर्णायक है, फिर भी हमारी उपस्थिति उसका सबसे बड़ा समर्थन है। हुआंग दापेंग को अब उम्मीद थी कि हुआंग लेई और भी मजबूत हो जाएगी। लड़कियों को सख्त और भयंकर होना चाहिए। हमने हमेशा सोचा था कि लड़कियों को विनम्र होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि मैं सचमुच मूर्ख था। लड़कियों को कोमल क्यों होना चाहिए? सज्जनता तो बस बदमाशी को निमंत्रण है। हुआंग दापेंग ने झाओ या को ये शिकायत करते हुए भी सुना था कि जियो लेई कुछ हद तक दबंग और उग्र हो गई है। वह जानता था कि उसकी बूढ़ी औरत हमेशा उम्मीद करती थी कि जियो लेई एक सज्जन महिला होगी, और अब उसे लगा कि बूढ़ी औरत के विचार समस्याग्रस्त थे। अगर जियाओ लेई के माता पिता और कई भाई होते जो उसके ऊपर अच्छा व्यवहार करते, तो उसके लिए सौम्य होना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन अब उसके पास केवल हम ही हैं, और हमारी उम्र दिख रही है, हुआंग दापेंग ने धीरे से कहा। ये सुनकर झाओ या कैसे नहीं समझ सकती थी, तुम बूढ़े साथी, इतनी बातें करने के बाद वास्तव में तुम मेरे लिए एक जाल बिछा रहे हो। क्या आप कुछ बातें सीधे तौर पर नहीं कह सकते? यह मेरी पिछली सोच थी, एक लड़की को उग्र कहलाने की चिंता, और आप जानते हैं, जियाओ लेई बचपन से ही अपने माता पिता के बिना रही है। कौन ऐसी दुल्हन चाहेगा जिसे माता पिता का समर्थन न हो, खासकर जब हमारी जियाओ लेई इस तरह से भयंकर हो सकती है। अब मुझे पता है कि मेरी गलती थी। झाओ या लगातार आहें भरते हुए कहती रही, हम पूरी तरह से भूल गए थे कि हम जियाओ लेई को एक ऐसा आदमी ढूंढने दे सकते थे जो लिव इन दामाद जुई सूप बनने को तैयार हो। भले ही उसे अपने साथ रहने वाला दामाद मिले या नहीं, क्योंकि वह स्वयं मजबूत है, उसे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि उसे नीचा देखा जाएगा या धमकाया जाएगा। घर लौटते समय उसने एक मामला तो सुलझा लिया था, लेकिन एक और मामला था जिस पर वह काफ़ी देर तक विचार करता रहा था। इससे पहले उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा था क्योंकि वह यहीं रहने के आदी थे और स्थान बदलना नहीं चाहते थे, तथा उनकी कोई खास महत्वाकांक्षा भी नहीं थी। लेकिन अब उसे लगा कि वह न केवल दूसरों के लिए बल्कि जियाओ लेई के लिए भी ऐसा औसत दर्जे का जीवन नहीं जी सकता। यह एक बड़ा मामला था और निश्चित रूप से झाओ या के साथ चर्चा की आवश्यकता थी। झाओ या को आश्चर्य हुआ जब उसने हुआंग दापेंग के विचारों के बारे में जाना। आपने कहा था कि आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं। हुआंग दापेंग ने गुनगुनाते हुए कहा, हाँ, मैं नौकरी बदलने की योजना बना रहा हूँ। खेत पर लौटते हुए जहाज पर बैठे हुए हुआंग लेई को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बूढ़ा आदमी वास्तव में ये योजना बना रहा था। जिन लोगों को उसने काफी समय से नहीं देखा था, चाहे वह उन्हें जानती हो या नहीं, वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उनका वसंत उत्सव कैसा रहा। कुछ को शहर लौटने का नोटिस पहले ही मिल चुका था। जो भी व्यक्ति फसल कटाई के मौसम से गुजरा था, वह वास्तव में शहर में वापस लौटने के लिए लालायित था, क्योंकि एक निर्वासित युवा होना बहुत अधिक थका देने वाला था। हालांकि शहर में वापस आने के लिए कोटा प्राप्त करना वास्तव में कठिन था जब तक कि आपको नौकरी न मिल जाए या विश्वविद्यालय के लिए सिफारिश न मिल जाए।
विश्वविद्यालय की सिफारिशों के लिए स्थान पर विचार करना भी उचित नहीं था, क्योंकि यह वास्तव में बहुत अधिक भिक्षुओं और पर्याप्त दलिया न होने का मामला था और उन्हें यह अवसर नहीं मिलने वाला था। जहाँ तक काम संभालने की बात है तो इस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। यदि वे कार्यभार संभाल सकते तो वे पहले ही युवाओं को ग्रामीण इलाकों में भेजकर निराश नहीं होते। हुआंग लेई पूरे समय चुपचाप सुनता रहा तथा कभी कभी दूसरों के साथ वसंत महोत्सव के लिए उनके पास क्या है इस पर चर्चा करता रहा। चाहे वह नौकरियां लेने के बारे में हो या नहीं, इस बारे में उसने कभी विचार नहीं किया। उसने ये भी देखा कि कुछ लोग खेत पर लौटते समय स्टोव और लोहे के बर्तन भी लाते हैं। ये बात सही भी थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि वह आरामदायक जीवन जीने के लिए अपने चूल्हे और लोहे के बर्तन पर निर्भर थी। अधिकांश लोग ऐसा पूरा सेट नहीं खरीद पाते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो थोड़े बहुत संपर्क में थे, और यदि वे नया स्टोव नहीं खरीद पाते थे तो भी पुराना स्टोव खरीद लेते थे। झांग जिया ने फुसफुसाते हुए कहा, कोई आपकी विधि की नकल कर रहा है। ये ठीक है। हुआंग लेई ने सचमुच सोचा कि यह अच्छा है, कम से कम वे उसे देखते तो नहीं रहेंगे। हर कोई जानता था कि वह बिना बोए काटने वाली महिला थी और हमेशा लोग उसकी पीठ पीछे बुदबुदाते रहते थे। अगर संभव हो तो मैं सचमुच इसे दूसरों को उधार नहीं देना चाहता। एक अनोखा व्यवसाय होना अच्छी बात थी, लेकिन इससे काफ़ी दबाव भी आया। उसके आसपास के लोग हमेशा उसकी आलोचना करते रहते थे और ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं थी जो तरह तरह की बातें कहते रहते थे। यदि संभव हो तो वह वास्तव में इसके लिए उत्सुक नहीं थी। यदि किसी और ने यह बात कही होती तो झांग जिया शायद इस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन हुआंग लेई की ओर से यह बात कहने पर उसने इस पर पूरी तरह विश्वास किया। क्योंकि हुआंग लेई का जीवन काफ़ी अच्छा था, वह भोजन के मामले में कभी कंजूसी नहीं करती थी। इस बार क्योंकि वे सुबह रवाना हुए थे, वे दोपहर में खेत पर पहुंचे। जहाज से उतरने के बाद कुछ लोग पैदल चले, जबकि अन्य लोग अपनी ब्रिगेड द्वारा भेजे गए ट्रैक्टर पर सवार हो गए। चून की गोदी फार्म मुख्यालय से ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए हुआंग लेई और उसके दोस्त भी पैदल ही छात्रावास की ओर चल पड़े। जब हम एक समूह के रूप में साथ साथ चलते थे तो ये गीत गाने और बातचीत करने का अच्छा अवसर होता था। हालांकि उसने थोड़ा आराम किया था और नाव पर दोपहर की झपकी भी ली थी, फिर भी हुआंग लेई को काफ़ी थकान महसूस हो रही थी। दूसरों को उत्साहपूर्वक गाते हुए सुनकर वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी और सोचने लगी कि युवा होना कितना अच्छा है। वह थकी हुई थी, फिर भी वह केवल दृढ़ रह सकी। इस पागल युग में सतर्क रहना बेहतर था। चलते हुए गाते हुए वे अंततः छात्रावास में वापस पहुंच गए, इससे पहले कि बिजली खत्म हो जाए। उफ! छात्रावास का दरवाज़ा खोलते ही उन्हें प्रकाश में हवा में धूल नाचती हुई देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बहुत गंदा! हर कोई चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। चलो सफाई करते हैं। हुआंग लेई ने खुद को भाग्यशाली समझा कि उसने घर जाने से पहले रजाई और अन्य चीज़ें अलमारी में रख दी थीं, अन्यथा उन पर धूल की परतें अकल्पनीय होतीं। झाओ एओरन द्वारा दरवाजे पर छोड़ी गई जलाऊ लकड़ी को उठाकर उसने पानी उबालना शुरू कर दिया, फिर मेज, अलमारियां और बिस्तरों को पोंछना शुरू कर दिया। जल्द ही सभी ने सफाई का काम पूरा कर लिया। केयान लीना ने इधर उधर घूमकर कहा, मैं कुछ खाना लेने कैंटीन जा रही हूँ। क्या कोई मेरे साथ आ रहा है? हुआंग लेई ने अपना सिर हिलाया, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे दादाजी ने मेरे लिए कुछ खाना बनाया। सर्दियों में भी भोजन अधिक समय तक चल सकता है, लेकिन फिर भी इसे जल्दी खाना आवश्यक है। झांग जिया को भी बाहर जाने का मन नहीं था। मैं बाद में जियाओ लेई का बर्तन उधार लूंगा और कुछ गर्म करूंगा। कई अन्य लोगों ने भी भोजन के लिए बाहर जाने में अनिच्छा व्यक्त की। वे पूरे दिन घूमते रहे थे और बहुत थके हुए थे, इसलिए बाहर जाने के बजाय कुछ साधारण खाना पसंद कर रहे थे। छुट्टियों के बाद काम पर वापस आने के पहले कुछ दिनों के दौरान कार्य अपेक्षाकृत आसान थे और नेताओं को पता था कि हर कोई अभी भी नए साल के जश्न और अपने परिवारों से अलग होने के मूड से नहीं हटा था। इसके अलावा साल के इस समय में खेतों में करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता था, इसलिए किसी को कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए हर कोई काफ़ी निश्चिंत था और हुआंग लेई कई बार वांग नान से मिला। उसने सोचा था कि परिवार के साथ विवाद के बाद वे उसके साथ बेहतर व्यवहार करेंगे और हर चीज़ में कंजूसी नहीं करेंगे। अप्रत्याशित रूप से वांग नान अब भी खाने पीने के मामले में पहले की तरह ही कंजूस था और ज़्यादातर मांस से परहेज करता था। हुआंग लेई अलग थी। जब भी कैंटीन में मांस परोसा जाता था वह उसे कभी नहीं छोड़ती थी। जब भी वांग नान हुआंग लेई को मांस खाते हुए देखती तो वह ठंडी सांस लेती, जिससे हुआंग लेई को बहुत गुस्सा आता। उसने कुछ कहने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर उसने बेहतर सोचा। यह उसका अपना शरीर था और यह उसका अपना बचाया हुआ पैसा था, वह इस पर टिप्पणी क्यों करेगी? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते हैं, चाहे कितनी भी बार उनका फ़ायदा उठाया जाए। वे अपना तरीका नहीं बदल सकते।
झाओ एओरन हमेशा अपना भोजन लेने तब आता था जब अधिकांश लोग खाना खा चुके होते थे और कैंटीन के कर्मचारी उसके लिए कुछ अच्छा भोजन बचाकर रखते थे। ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उनसे जो निकला वह ये था कि झाओ एओरन ने कहा कि वह अगली बार तक इंतजार नहीं करेगा, वह भोजन परोसे जाने के तुरंत बाद उसे लेने आ जाएगा, और अगर किसी को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है तो इसे उसका कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे ही ये शब्द निकले, कौन बड़बड़ाने की हिम्मत करेगा? यदि वह सचमुच ऐसा करता तो झगड़ा हो जाता और किसी को भी खाना नहीं मिलता। हुआंग ली बस किनारे से देख रहे थे और यह स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सके कि कभी कभी आपको उग्र होना पड़ता है। झाओ एओरन ने जल्दी से अपना खाना लिया और जाने के लिए तैयार हो गया। वह मछली का सूप पीने के लिए वापस जाने को उत्सुक था। वह स्वयं मछली पकड़ सकता था और जब उसके पास खाने से अधिक मछलियां हो जाती थीं तो वह उन्हें पालता था। चूंकि वह अकेले रहते थे, इसलिए उन्हें किसी के द्वारा चोरी किए जाने की चिंता नहीं थी। अपना दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद हुआंग लेई झाओ एओरन के घर मछली का सूप पीने के लिए चली गई। उसे उत्सुकता से खाते हुए देखकर उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है फैन शियाओफेई क्या सोच रहा होगा? भले ही यह गोबर खोदने का काम हो, कम से कम आप स्वतंत्र हैं और कोई भी आपको नीची नज़र से नहीं देखता। अब तुम्हारा जीवन बुरा नहीं है। खराब प्रतिष्ठा के बावजूद कोई भी उसे परेशान नहीं करता था और उसे अपनी स्वतंत्रता थी, हालांकि वह कुछ हद तक व्यस्त था। झाओ एओरन ने अपना बचा हुआ मछली का सूप पी लिया और एक लंबी आह भरी। आपको लगता है कि यह अच्छा है? मुझे भी लगता है कि यह अच्छा है, लेकिन फैन जियाओफेई अलग है। जब मैं पहली बार उन्हें जानता था तो हर कोई उन्हें घेरे रहता था और उनकी चापलूसी करता था। वह हमेशा भीड़ में आकर्षण का केंद्र होता था। यह मेरे लिए अलग है। हर कोई जानता है कि मेरे दादाजी बहुत शक्तिशाली हैं। यद्यपि मेरे माता पिता सबसे बड़े हैं, लेकिन वे बूढ़े व्यक्ति के पक्षधर नहीं हैं, न ही उनके पास अधिक योग्यता है। मेरे ऊपर मेरे चाचा हैं और मेरे नीचे मेरे छोटे चचेरे भाई बहन हैं। उनमें से कोई भी मेरा सम्मान नहीं करता, और यह भी नहीं कि मेरे परिवार की तुलना फैन परिवार से भी नहीं की जा सकती। मैं हमेशा से ही एक दलित व्यक्ति रहा हूँ। हालांकि पहले तो मुझे यह अपमानजनक लगा, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। झाओ एओरन ने एक कड़वी मुस्कान दी। मैं सुंदर नहीं हूँ, इसके अलावा मैं अपने परिवार का एक परित्यक्त बच्चा हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे पूरी तरह से छोड़ दिया है। मेरे पास कोई जुनूनी प्रशंसक भी नहीं है। मैं यहाँ रहने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? लेकिन फैन जियाओफेई के लिए यह अलग है। झाओ एओरन ने गहरी सांस ली। मैं इस बार नए साल पर घर नहीं गया और घर से एक भी पत्र नहीं मिला। मैंने उन्हें यह नहीं लिखा कि मैं छुट्टियों में घर नहीं आऊँगा। हालांकि वह जानता था कि उसका परिवार उस वंशज के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं था जिसका उनके लिए कोई महत्व नहीं था। फिर भी उसके दिल में आशा की एक किरण थी। फिर भी वास्तविकता निराशाजनक और असहाय साबित हुई। उनके परिवार ने पूरी तरह से ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उनका अस्तित्व ही नहीं है। कोई पत्र नहीं भेजा गया और बिल्कुल भी संपर्क नहीं किया गया। शायद यही बेहतर होगा कि इस तरह से कोई संपर्क न हो, क्योंकि भविष्य में जब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो उनमें आपकी मदद मांगने की हिम्मत नहीं होगी। और अगर कभी परिवार में विवाह संबंध की आवश्यकता पड़ी तो वे आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे। हुआंग लेई केवल अनुकूल पहलुओं का उल्लेख कर सकता था, लेकिन झाओ एओरन ने नहीं सोचा था कि उसका परिवार उसे बाहर निकाल देगा। हालांकि उसके परिवार के स्वभाव को देखते हुए, यदि उन्हें वास्तव में किसी संकट का सामना करना पड़ा और उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उनकी सहायता कर सके, तो उसे, जो कि कुल का त्यागा हुआ टुकड़ा था, अपशिष्ट समझा जा सकता था जिसका किसी न किसी तरह उपयोग किया जाना चाहिए। मुझे पता है, पीछे मुड़कर देखें तो यह वास्तव में काफ़ी अच्छा है। भले ही मुझे अपने परिवार का समर्थन नहीं मिल रहा है, लेकिन कम से कम कोई मुझे फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा है। झाओ एओरन मुस्कुराया। वैसे, झाओ एओरन ने वसंत महोत्सव के दौरान हुई घटना को याद करते हुए कहा, क्या तुम्हें अभी भी वहाँ की बात याद है? उन्होंने एक निश्चित दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ कुछ लोग पुनः शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और गौशाला में बंद थे। बहुत से लोग जानते थे कि गौशाला में लोग रहते हैं, लेकिन अधिकांश लोग मुसीबत के डर से उनसे संपर्क करने से बचते थे। झाओ एओरन अलग थे। वह अक्सर काम के दौरान उनसे मिलते थे और अक्सर उनसे बातचीत करते थे। हुआंग ली को यह भी पता था कि झाओ एओरन कभी कभी उनके लिए मछली का सूप वगैरह भी लाता था। यदि यह निश्चित न हो कि उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ है और यह सिर्फ मूल सौदा है, तो कोई सचमुच यही सोचेगा कि वह किसी में निवेश कर रहा है। उन्होंने कहा, वसंत महोत्सव के दौरान बड़े परिसरों से कुछ लोग कुछ लोगों को लेने के लिए कारों में आए थे। क्या अब लोग वापस जा रहे हैं? हुआंग ली का मुंह खुला का खुला रह गया। शायद वे उन्हें दूसरी जगह ले जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यद्यपि वे सादे कपड़े पहने हुए थे, फिर भी मैं उनकी चाल और हाव भाव से बता सकता था कि वे सभी बड़े परिसरों से आए थे। और झाओ एओरन ने रुककर कहा, वे निश्चित रूप से साधारण सैनिक नहीं थे, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं।
झाओ एओरन अब हुआंग लेई के साथ कुछ मामलों पर चर्चा करना पसंद करते थे। इससे पहले वे हमेशा यही सोचते थे कि हुआंग लेई बुद्धिहीन है, लेकिन एक साथ अधिक समय बिताने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि वह काफ़ी ज्ञानी है। क्या आपको लगता है कि स्थिति में सुधार हो रहा है? उसे स्वीकार करना पड़ा कि अलग अलग वातावरण में पली बड़ी होने के कारण उनकी समझदारी वाकई उल्लेखनीय थी। झाओ एओरन भले ही निश्चिंत दिख रहे थे, लेकिन वह हमेशा अपने आसपास के माहौल को लेकर सतर्क रहते थे। मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा मैंने पहले भी पुराने शिक्षित युवाओं से बात की है और उन्होंने कहा कि जो लोग पहले गौशाला में रहते थे उनके लिए जीवन कठिन था। अब हालांकि उन्हें अभी भी आत्मा आलोचना करनी होगी, लेकिन उन्हें ऐसा सार्वजनिक रूप से करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर वे अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो वे थोड़ा आराम कर सकते हैं। स्थिति में सुधार हो रहा है, हुआंग लेई ने सहमति में धीरे से कहा। क्या आपको लगता है कि हम अभी भी कॉलेज प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं? अगर स्थिति बेहतर हो जाती है। झाओ एओरन ने आकाश की ओर देखा। वे सभी हाई स्कूल स्नातक थे और यह कहना झूठ होगा कि वे कॉलेज नहीं जाना चाहते थे। शायद इस बात की संभावना हो सकती है कि कॉलेज परीक्षा पुनः शुरू कर दी जाए। झाओ एओरन ने हुआंग लेई की ओर देखा। क्या आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं? बेशक मैं, अन्यथा मैं हाई स्कूल जाने की जहमत क्यों उठाऊंगा? और आप जानते हैं कि इस बार मेरे दादाजी झू परिवार को नाराज करने में कामयाब रहे हैं। अगर मुझे विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाता तो मैं घर से दूर एक विश्वविद्यालय चुनता और फिर किसी अन्य स्थान पर नौकरी पाने का प्रयास करता। इस तरह मेरे दादा दादी मेरे घर आ सकेंगे। झाओ एओरन को पता था कि हुआंग लेई के परिवार ने झू परिवार को नाराज कर दिया था। ये सच है, झू परिवार वहाँ काफ़ी शक्तिशाली है। लेकिन भविष्य के लिए झाओ एओरन कई मामलों पर विचार करते हुए बहुत शांत हो गया था। मैं झू परिवार के लिए एक मजबूत उत्तराधिकारी की कमी का इंतजार नहीं कर सकता। वे सभी बेशर्म हैं और उनके व्यवहार भी बहुत ही कपटपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, या शायद अगर कोई झू परिवार से निपटना चाहता है और खुद ऐसा नहीं करना चाहता है तो वे मेरे परिवार को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हुआंग लेई चाहती थी कि उसे कॉलेज प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अपने गृहनगर से बाहर निकलने का अवसर मिले। हुआंग लेई को पता था कि गौशाला में पहले से ही कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन वह नहीं जानती थी कि कितने लोग इसके बारे में जानते थे। उसने केवल एक बार झाओ एओरन से इसका उल्लेख किया था। इसके बाद उन्होंने कभी इस विषय पर बात नहीं की, क्योंकि नए लोग श्रम के माध्यम से पुनः शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ गए थे। झाओ एओरन स्वयं भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है, स्थिति बेहतर हो रही है या नहीं, और उन्होंने इस विषय को दोबारा भी नहीं उठाया। जब हुआंग लेई को घर से एक पत्र मिला और उसने उसकी विषय वस्तु देखी तो वह चौंक गई। मूल हुआंग दापेंग ने कभी भी नौकरी बदलने के बारे में नहीं सोचा था और उन्होंने सेवानिवृत्ति तक रेस्तरां में काम करने की योजना बनाई थी। फिर भी इस बार बूढ़े व्यक्ति ने नौकरी बदलने की पहल की थी और उसे सूचित करने से पहले ही सब कुछ तय कर लिया था। उसे और भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि बूढ़े व्यक्ति का नया कार्यस्थल बड़े परिसर में स्थित गेस्ट हाउस था। यद्यपि यह सिर्फ एक गेस्ट हाउस था जो एक छोटा कदम लग सकता है, हुआंग लेई जानता था कि यह वास्तव में हुआंग दापेंग को बड़े परिसर के सुरक्षात्मक घेरे में लाता है। झू परिवार का बड़ा परिसर और सामाजिक दायरा पूरी तरह से अलग था, और झू परिवार किसी तथाकथित चेहरे के लिए हुआंग दापेंग को परेशान करने के लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं जाएगा। हुआंग लेई उत्सुक था। हुआंग दापेंग का खाना पकाने का कौशल अच्छा था और कई लोग उसे ढूंढते थे, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि उसका उस बड़े परिसर से कोई संबंध था, है ना? लेकिन अगर कोई संबंध नहीं था तो वह इतनी जल्दी और आसानी से नौकरी कैसे बदल पाया? इसके लिए न केवल बड़े परिसर की उसे काम पर रखने की इच्छा की आवश्यकता होगी, बल्कि उसके वर्तमान नियोक्ता की भी उसे जाने देने की सहमति की आवश्यकता होगी। एक सरकारी रेस्तरां के स्टार शेफ और एक बहुमूल्य संपत्ति के रूप में क्या नौकरी बदलना वास्तव में इतना आसान था? हुआंग लेई के पास वास्तव में सभी प्रकार की पहेलियां थीं और वह बहुत उलझन में थी। लेकिन वह उलझन में थी, उसे पता था कि पत्रों के माध्यम से उसे विस्तृत जानकारी नहीं मिलेगी, और घर वापस जाने के लिए छुट्टी लेने पर विचार करने के बाद उसने ऐसा न करने का निर्णय लिया। यदि यह आवश्यक होता तो हुआंग दापेंग ने अपने पत्रों में इसका उल्लेख किया होता, लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, इसका मतलब था कि वे नहीं चाहते थे कि वह वापस लौटें। हुआंग लेई ने भी इस मामले पर दूसरों से चर्चा करने के बारे में नहीं सोचा। आखिरकार यह एक पारिवारिक मामला था और हुआंग दापेंग को इसे संभालना था, जबकि वह खेत पर एक शिक्षित युवा के रूप में अपना जीवन जारी रखे हुए थी। वांग नान को जब फैन शियाओफेई द्वारा भेजे गए पत्र से पता चला कि हुआंग दापेंग बड़े परिसर के गेस्ट हाउस में मुख्य शेफ के रूप में काम करने गया था और वह वहां के किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति से जुड़ा हुआ था, तो वह इतनी क्रोधित हुई कि उसे खून की उल्टी आ गई। वांग नान की नज़र में यह इस बात का सबूत था कि हुआंग लेई ने कभी उसे सच्चा दोस्त नहीं माना, अन्यथा उसे बहुत पहले ही ऐसे मामलों के बारे में उससे बात कर लेनी चाहिए थी।
यदि उसे बड़े परिसर से उसके संबंध के बारे में पता होता तो क्या हुआंग लेई उसके मित्र के रूप में फैन शियाओफेई के परिवार के संकट में मदद की पेशकश नहीं कर सकता था। वांग नान हुआंग लेई से भिड़ने के लिए गुस्से में बोला, हुआंग लेई, तुम सचमुच बहुत आगे बढ़ गए हो, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे परिवार के बड़े परिसर में संबंध हैं। उनके आसपास भोजन कर रहे सभी लोगों की नज़रें हुआंग लेई पर टिक गईं, जिनमें से कुछ को आश्चर्य होने लगा। बड़े परिसर के साथ संबंध बनाना एक ऐसी चीज थी जिसका लोग संभावित रूप से अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते थे। बड़े परिसर में प्रवेश करना इन दिनों एक बड़ी बात थी। क्या उसके परिवार का बड़े परिसर से संबंध था? हुआंग लेई सचमुच चकित था। आप कह रहे हैं कि मेरे परिवार का उस बड़े परिसर से संबंध है? मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हुआंग लेई वास्तव में निश्चित नहीं था। अनिश्चित था कि वांग नान ने जो कहा वह सच था या झूठ। लेकिन दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखते हुए चाहे जो भी हो, वह इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्यथा वह व्यक्ति जिसके चेहरे पर ईर्ष्या और घृणा साफ दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से उसके लिए चीजें मुश्किल बना देगा, जिसे एक मूर्ख भी देख सकता है। फैन शियाओफेई ने मुझे लिखा कि आपके दादाजी बड़े परिसर में किसी को जानते हैं और इसी तरह उन्हें गेस्ट हाउस में नौकरी मिली। वह हुआंग लेई से भिड़ने आई थी और फिर भी हुआंग लेई ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये कैसे हो सकता है कि यह उसे क्रोध से पागल न कर दे? उसने हुआंग लेई को कुछ सम्मान देने का इरादा किया था, लेकिन अब उसे और अधिक रोकने की क्या ज़रूरत है? मुझे मत बताओ कि तुम्हें अपने दादाजी की नौकरी बदलने के बारे में पता नहीं था। उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। बेशक मुझे पता था कि मेरे दादाजी ने नौकरी बदली है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे दादाजी की पाककला के बारे में बहुत से लोग जानते थे। इसके अलावा क्या फैन शियाओफेई ने आपको यह नहीं बताया कि मेरे दादाजी ने नौकरी क्यों बदली? वसंत महोत्सव के दौरान मेरे दादाजी ने फैन शियाओफेई कॉमरेड के यू परिवार और जू परिवार को नाराज कर दिया। मेरे दादाजी ने नौकरी बदल दी क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। जू उपनाम वाले कई लोग हैं, लेकिन जू परिवार ही वह परिवार है जो हुआंग लेई के दादाजी को नौकरी बदलने के लिए मजबूर कर सकता है, और फैन शियाओफेई के यू परिवार का जू परिवार भी है, इसलिए यह वही परिवार होना चाहिए। अचानक जो लोग उसके पीछे जाने के लिए कुछ हद तक ललचाए हुए थे, उन्होंने इस विचार को दबा दिया। वे एक ऐसी पत्नी चाहते थे जो उनके लिए एक संपत्ति हो, न कि ऐसी जो उनके अपने परिवार के लिए परेशानी का कारण बने। हुआंग लेई को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसके शब्दों ने एक बड़ी समस्या को टाल दिया है। हुआंग लेई को यह जानने की उत्सुकता थी कि हालांकि फैन शियाओफेई के साथ आपका कुछ रिश्ता था, लेकिन आपने बहुत पहले ही उससे नाता तोड़ लिया है। फैन जियाओफेई 1 साल से लिव इन दामाद है ना? तुम लोग संपर्क में नहीं रहे, है ना? हुआंग लेई ने वांग नान को संदेह से देखा। ठीक है, फैन जियाओफेई की शादी को बहुत समय हो गया है और अभी तक उनकी कोई संतान नहीं है। महिला जांच के लिए अस्पताल गई और उन्होंने कहा कि उसके शरीर में कोई समस्या नहीं है। यह हुआंग लेई निश्चित रूप से जानता था कि फैन शियाओफेई को कोई समस्या नहीं थी। पिछले जन्म में उसने वांग नान के साथ 2 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन इसने उसे फैन जियाओफेई को थोड़ा परेशान करने के लिए अब इसे लाने से नहीं रोका। ये भाग्यशाली है कि आप फैन जियाओफेई के साथ समाप्त नहीं हुए, अन्यथा। वहां उपस्थित कई लोगों को पता था कि वांग नान फैन शियाओफेई के साथ थे, लेकिन चूंकि कोई पहले से ही शादीशुदा था, इसलिए उन्होंने इस बारे में बात नहीं की। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि फैन शियाओफेई अभी भी वांग नान के संपर्क में रहेगा। वांग नान को उम्मीद नहीं थी कि यह बातचीत जल्दी ही फिर से उसके पास वापस आ जाएगी, और यह भी नहीं कि यह उसे फैन शियाओफेई के साथ फिर से जोड़ देगी। हालांकि उसके मन में अभी भी फैन शियाओफेई के लिए भावनाएं थीं, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। वह जानती थी कि वह उसके साथ नहीं जुड़ सकती। अन्यथा जू परिवार के उस सुअर को यह नहीं पता होगा कि वह अपना गुस्सा कैसे निकाले और कैसे वह फैन शियाओफेई के लिए चीज़ों को मुश्किल बना सकता है। यदि उसका जीवन कठिन था तो फैन शियाओफेई का जीवन भी कठिन होगा। दोनों के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें बार बार खुद को संयमित रखना होगा। तो फिर क्या तुमने झाओ एओरन से इस बारे में कुछ कहा? वांग नान ने गुस्से से कहा। ऐसा मत सोचो कि वह हुआंग लेई के झाओ एओरन के साथ घनिष्ठ संबंध के बारे में नहीं जानती थी। आमतौर पर जब उसे कुछ स्वादिष्ट मिलता तो वह उसे उसके साथ नहीं बांटता, लेकिन वह निश्चित रूप से हुआंग लेई के साथ बांटता। ऐसे रिश्ते में यदि कोई छोटी मोटी समस्या न हो तो वह अपने आप में एक समस्या होगी। झाओ एओरन को हुआंग लेई के दादाजी की नौकरी बदलने के बारे में पता नहीं था और उसने आखिरी हिस्सा सुन लिया। तुम मुझसे क्या कह रहे हो? हुआंग लेई ने बहुत शांति से कहा, मेरे दादाजी ने कुछ समय पहले नौकरी बदल ली है, अब वे बड़े आंगन के गेस्ट हाउस में काम कर रहे हैं। क्या इस बारे में इतना हंगामा? झाओ एओरन हैरान दिखे। मुझे हुआंग लेई के दादाजी की नौकरी बदलने के बारे में क्यों पता होना चाहिए? वह कहाँ काम करता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है।
अपने दिल में झाओ एओरन वास्तव में काफी हैरान था। हुआंग दापेंग ने बड़े आंगन के गेस्ट हाउस में काम कैसे किया, यह उसके समझ से परे था। यद्यपि दोनों नौकरियों में शेफ बनना शामिल है, लेकिन काम की प्रकृति बिल्कुल अलग है। आमतौर पर बड़े प्रांगण के गेस्ट हाउस में नौकरी पाने के लिए खाना पकाने के कौशल से अधिक की आवश्यकता होती है। विशेषकर हाल के वर्षों में हर कोई सोचता है कि यदि संभव हो तो सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े प्रांगण में काम किया जाए। आखिरकार बाहर बहुत अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन अगर किसी को बड़े प्रांगण के गेस्ट हाउस में काम करने का मौका मिलता है तो इसका मतलब है कि वह सक्षम है। झाओ एओरन ने नहीं सोचा था कि हुआंग लेई को उसे इसके बारे में बताना जरूरी था। वांग नान ने सोचा था कि झाओ एओरन, जिसने अपने परिवार को त्याग दिया था, निश्चित रूप से उसके पारिवारिक संबंधों के बारे में अचानक जानने पर लुभाया जाएगा। फिर भी उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि झाओ एओरन के विचार पूरी तरह से अलग थे। उसके परिवार का बड़े आंगन की तरफ से संबंध है। क्या आप नहीं चाहते? वांग नान ये कहना चाहता था कि चूंकि उनके बीच अच्छे संबंध हैं, तो क्या वह किसी तरह उस रिश्ते का फायदा नहीं उठाना चाहेगा? झाओ एओरन ने नाराजगी से वांग नान को देखा। यदि वह नहीं जानता कि वांग नान ने हुआंग लेई को क्यों खोजा था, तो वह वास्तव में पूर्ण मूर्ख होगा। क्या आपको बड़े प्रांगण में संपर्क रखने की आवश्यकता है सिर्फ इसलिए कि आप उसके आतिथ्य गृह में काम करते हैं? हर कोई जानता है कि दादाजी हुआंग का खाना स्वादिष्ट है। बड़े आंगन वाले आतिथ्य गृह ने पहले भी इस बारे में बात की थी, लेकिन दादाजी हुआंग ने मना कर दिया। ये सही है, आपको इस बारे में पता नहीं होगा क्योंकि आपका और फैन शियाओफेई का ब्रेकअप हो चुका है। झाओ एओरान को लगने लगा था कि वांग नान की सोच संकीर्ण और गणनाशील होती जा रही है। वह वास्तव में यह नहीं समझ पाया कि उसने पहले उसमें क्या देखा था। वे दोनों हमेशा से संपर्क में रहे हैं। ये फैन शियाओफेई ही थे जिन्होंने दादाजी हुआंग की नौकरी बदलने की सूचना दी थी, किसी ने बीच में कहा। क्या? झाओ एओरन इस रहस्योद्घाटन से दंग रह गए और आश्चर्य से वक्ता की ओर देखने लगे। फिर सिर हिलाती भीड़ की ओर मुड़कर वह अपने माथे पर थपथपाने से खुद को नहीं रोक सका। वांग नान, ओ वांग नान। वह जानता था कि वांग नान बहुत बुद्धिमान नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से उसे कुछ बुनियादी सामाजिक शिष्टाचार, कुछ नियम पता होने चाहिए, है ना? फिर भी उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने फैन शियाओफेई का पत्र इतने सारे लोगों के सामने उगल दिया था। इतने सारे लोगों की उपस्थिति में कौन जानता था कि यह खबर कैसे फैलेगी, और ये तो दूर की बात थी कि अंत में जू परिवार से कौन संपर्क करेगा। जब जू परिवार को इसकी भनक लगी तो कोई यह अनुमान लगा सकता था कि फैन शियाओफेई, जिसका जीवन पहले से ही काफी औसत दर्जे का था, केवल चीजों को बद से बदतर होते हुए देखेगा। इसे भूल जाओ, उसे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए कि यह मूर्ख मौत को दावत दे रहा है? क्या यह उनका कोई काम है? फैन शियाओफेई वांग नान को पत्र लिख रहा था, जिससे वह कलह पैदा करने और हुआंग लेई के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहा था। जो भी युवा कभी निराश होकर वापस आया होगा, वह जानता होगा कि खेत पर जीवन सचमुच कठिन था और हर कोई शहर लौटने के लिए लालायित रहता था। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनके परिचित लोगों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपनी कुशलता को छिपाए हुए थे, जिससे काफी परेशानी हो सकती थी। इतने लंबे समय तक खेत पर रहने के कारण उसने कई योजनाओं के बारे में सुना था और सोचा कि शायद कोई ज़ियाओ लेई को निशाना बनाने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं जानता हूं कि तुम मूर्ख हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने अविश्वसनीय रूप से मूर्ख हो सकते हो। आप मूल रूप से फैन शियाओफेई के लिए एक निराश युवा थे, फिर भी अब आप यहाँ पीड़ित हैं जबकि वह भाग गया है और नौकरी करने के लिए शहर वापस चला गया है। तुम यहाँ बहुत कठिन जीवन जी रहे हो। झाओ एओरन ने वांग नान को एक व्यापक नज़र से देखा। अपने आप को देखो, जब तुम पहली बार खेत में आए थे तो तुम कैसे थे और अब तुम कैसे हो? आप इतनी कठिनाई झेल रहे हैं, फिर भी फैन शियाओफेई को आपकी बिल्कुल भी परवाह क्यों नहीं है? और फिर भी जब वह आपका उपयोग करना चाहता है तो वह ऐसा करने में कोई शिष्टाचार नहीं छोड़ता। झाओ एओरन ने विनम्रता से कहा, जू परिवार दादाजी हुआंग को निशाना बनाना चाहता है, लेकिन उनके पास जवाबी कार्रवाई करने का कोई रास्ता नहीं है। फैन ज़ियाओफेई कुछ बुरी खबरें फैलाने के लिए आपका इस्तेमाल करना चाहता है। अगर अंततः ज़ियाओ लेई के साथ कुछ भी होता है तो यह जू परिवार या फैन ज़ियाओफेई से जुड़ा नहीं होगा। लेकिन क्या तुमने इस पर गहराई से सोचा है? दादाजी हुआंग और उनकी पत्नी की पोती केवल हुआंग लेई है। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे? क्या आपको लगता है कि फैन ज़ियाओफेई आपकी मदद करेगा? बेशक आप फैन शियाओफेई की तरह काम कर सकते हैं और खबर फैला सकते हैं। अंततः कोई न कोई उसे परेशान करेगा। यह आपके लिए वैसे ही असंबंधित होगा, लेकिन याद रखें वांग नान, जब आप कुछ चीज़ें करते हैं तो हमेशा निशान रह जाते हैं। जब झाओ एओरन बोल रहे थे तो उन्होंने वांग नान को ध्यान से देखा। उसके लगातार बदलते हाव भाव को देखते हुए उसे यकीन था कि यही वह विचार प्रक्रिया होगी जिसने वांग नान को हुआंग लेई के पास जाने के लिए प्रेरित किया।
अरे, हुआंग लेई सच में जोर से गाली देना चाहती थी। उसने पहले कभी किसी को इतना अपमानजनक नहीं देखा था। वांग नान, तुम सच में। मैं मानता हूं कि हमारा रिश्ता खराब हो गया है, हम अब दोस्त नहीं हैं, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं रची। हम अलग अलग कुओं के पानी की तरह हैं जो नदी को अपमानित नहीं करते हैं। फिर भी आप अभी भी मुझे इस तरह से परेशान करना चाहते हैं। वांग नान, तुम सचमुच बहुत चालाक हो। क्या सिर्फ इसलिए कि आप वसंत महोत्सव से पहले सामान खरीदते समय मुझसे मिले थे और मैंने आपको कुछ नहीं दिया, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? या क्या ये कैंटीन में हुआ था जब आपने कहा था कि मांस स्वादिष्ट है और मैंने इसे आपके साथ साझा नहीं किया? या हर बार जब हमें वेतन मिलता है तो आप मेरे सामने अपने परिवार के भारी बोझ के बारे में, अपने छोटे भाइयों और बहनों को स्कूल भेजने की ज़रूरत के बारे में और परिवार में दो और भतीजों के जुड़ने के बारे में बड़बड़ाते हैं? क्या मैंने आपको पैसे नहीं दिए? या क्या यह इसलिए है कि मैंने तुम्हें सलाह दी थी कि भले ही तुम अपने मायके वालों का ख्याल रखना चाहती हो, तुम्हें खुद की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए? हुआंग लेई ने गहरी सांस ली। छोड़ो इसे, अब मैं समझ गया हूँ, अब से मैं ऐसी सलाह नहीं दूंगा। यह आपका जीवन है, आप इसे जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं। हुआंग लेई ने सूंघा और फिर काम जारी रखने के लिए अपनी कुदाल उठा ली। झांग जिया ने हुआंग लेई की ओर देखा, फिर वांग नान की ओर। आप वास्तव में एक दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति हैं। अगर हम दोस्त न होते, अगर मुझे इस बात की चिंता न होती कि तुम्हारा शरीर इसे झेल पाएगा या नहीं, तो तुम्हें सलाह कौन देता? ये बहुत कृतघ्न दुनिया है। झांग जिया हुआंग लेई के पास काम करने चला गया। वांग नान की रूममेट ने देखा कि वह एक बार फिर निर्धारित क्षेत्र में काम नहीं कर रही थी और गुस्से में आकर उसे ढूंढने लगी और उसने पाया कि वह एक बार फिर परेशानी खड़ी कर रही है। वांग नान, क्या तुम एक दिन भी बिना परेशानी पैदा किए नहीं रह सकते? पूरे दिन आप यह नहीं वह भड़काते रहते हैं, छात्रावास को आक्रोश के अड्डे में बदलते रहते हैं। उस व्यक्ति ने वांग नान को पकड़ लिया और उसे घसीट कर ले गया, इस बात की परवाह किए बिना कि इससे वांग नान और भी अधिक थक जाएगी। वह बस इतना जानती थी कि उसे इस व्यक्ति को वापस खींचना होगा। हमेशा टालमटोल करने वाला, हमेशा परेशानी खड़ी करने वाला। सच में, मैं तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के साथ रूममेट कैसे बन गई? मैं आपके साथ एक ही समूह में कैसे काम करने लगा? जितना अधिक व्यक्ति इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक क्रोधित होता। आप जो परेशानी पैदा करते हैं, उसे देखते हुए यह उचित ही है कि आपको खाद लेने के लिए भेजा जाए। बेशक, जो लोग हंगामे का आनंद लेते थे उन्होंने पक्ष लिया। कुछ को लगा कि वांग नान अच्छा नहीं था, हमेशा कलह पैदा करता था, जबकि अन्य को लगा कि झाओ एवरन एक लड़की के साथ इतना तुच्छ व्यवहार कर रहा था। अपनी ही रूममेट की बातें सुनकर जो इतनी क्रोधित हो गई कि उसे खाद लेने के लिए भेज दिया, ये स्पष्ट था कि उसने अवश्य ही कुछ क्रोधित करने वाले काम किए होंगे। उस समय किसी ने कहा, पिछली बार जब कैफेटेरिया में मांस परोसा गया था तो यह व्यक्ति मेरे ठीक बगल में था, मुझे मांस खाते हुए घूर रहा था, लगातार कह रहा था कि मांस कितना स्वादिष्ट लग रहा है और वह इसे कितना चाहती है। आपने भी इसका सामना किया है? मैंने भी, किसी ने आश्चर्य से कहा। मैंने भी इसका सामना किया, मैंने बस अनसुना करने का नाटक किया और खाना जारी रखने के लिए कहीं और चला गया। हाँ, हमें महीने में केवल कुछ बार ही मांस मिलता है, अंततः भोजन में सुधार हो रहा है, हम उसे मांस क्यों दें? अगर वह सचमुच इसे चाहती थी तो क्या वह इसे खुद नहीं खरीद सकती थी? आप जानते हैं, वसंत महोत्सव के दौरान उसने नए साल की पूर्व संध्या पर वापस जाने से पहले 2 दिन की छुट्टी नहीं ली। मुझे लगा कि उसका अपने परिवार से झगड़ा हो गया है, लेकिन पिछले 2 महीनों से वह फिर से घर पैसे भेज रही है। वह खाने पीने में कटौती करती है, अपने परिवार को पैसे भेजती है और फिर हमसे उम्मीद करती है कि हम उसका ख्याल रखें। लोगों को वास्तव में घृणा महसूस हुई और उन्होंने इस अवसर का उपयोग ये बताने के लिए किया कि वांग नान के छात्रावास में रिश्ते खराब थे और चीजें अक्सर गायब हो जाती थीं। किसी ने अचानक पूछा, क्या आपको यकीन है कि वह उन्हें नहीं ले जा रही है? बिल्कुल, अगर वह अनजान अजनबियों के सामने बड़बड़ा सकती है तो उसके लिए उन लोगों का फायदा उठाना असामान्य नहीं है जिन्हें वह जानती है। वांग नान चिलचिलाती धूप को झेलते हुए ये देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुई कि एक बार फिर सबसे बुरे कार्य उसे सौंपे गए थे। वह उनसे बहस नहीं करना चाहती थी और न ही ये पूछना चाहती थी कि वे उसे क्यों परेशान कर रहे हैं, लेकिन वह ऐसा करने से डर रही थी और वह जानती थी कि अतीत में भी ऐसे लोग थे जो उसका समर्थन करते थे। लेकिन अब उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। ये सब इन परेशान करने वाले लोगों की वजह से है जो लगातार उसके बारे में बुरी बातें फैला रहे थे। जहां तक खेत पर उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है, वह वास्तव में अच्छी नहीं थी और यह सब उनके द्वारा खराब कर दिया गया। वांग नान काम करते हुए गुस्से में थी और सोच रही थी कि झाओ एवरन और हुआंग लेई के बीच वास्तव में क्या रिश्ता था। उसे हमेशा लगता था कि उनके बीच निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। खेत के चारों ओर देखने पर एकमात्र व्यक्ति जो झाओ एवरान के करीब था और अक्सर उसके साथ बातचीत करता था, वह हुआंग लेई था। वांग नान काफी देर तक गुस्से में रहे और झाओ एवरान ने जो पहले कहा था उस पर विचार करने से खुद को नहीं रोक सके।
ये जानते हुए कि फैन शियाओफेई एक लिव इन दामाद के रूप में शायद एक आसान जीवन नहीं जी रहा था, लेकिन उसने जो कहा, क्या जू परिवार के यहाँ यह और भी बदतर हो सकता है? अगर ऐसा था तो क्या वह अभी भी फैन शियाओफेई पर भरोसा कर सकती थी? वांग नान जितना अधिक इसके बारे में सोचती उतना ही कम वह शांत बैठ पाती। उसे लगता कि उसे छुट्टी लेकर वापस जाना चाहिए और यह जानना चाहती थी कि फैन शियाओफेई का जीवन वहाँ कैसा चल रहा है। अपना मन बना लेने के बाद वांग नान को अब और काम करने का मन नहीं हुआ और वह बस जमीन पर लेट गई, जिससे उसकी हरकतों से अन्य लोग चौंक गए। जब हुआंग लेई काम से छुट्टी लेकर आई तो ये सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया कि वांग नान बेहोश हो गया है और उसे फार्म के अस्पताल में भेज दिया गया है। पहले तो उसने यह नहीं सोचा कि वांग नान ऐसा कर रहा है या नहीं, क्योंकि वह अपनी इज्जत नहीं बचा सकती थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह असंभव है, क्योंकि हर कोई जानता था कि वांग नान को छुट्टियां लेना पसंद नहीं है, क्योंकि वह अपना पूरा वेतन चाहती थी। जब वह भोजन के लिए कतार में लगने के लिए कैंटीन में गई तो जवाब आया, क्या आप कह रहे हैं कि वह कुपोषण से पीड़ित है? हाँ, कियान लीना आमतौर पर बहुत मितव्ययी थी और उसकी स्थिति वांग नान से ज़्यादा बेहतर नहीं थी। हाल ही में सुनी गई खबर को याद करते हुए कियान लीना अभी भी इससे उबर नहीं पाई थी। जाहिर है, अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो ये छोटी उम्र तक जीवित रह सकता है। यदि आप अपने पैतृक परिवार की मदद भी करते हैं तो ऐसा करने के लिए आपको जीवित रहना होगा। एक बार जीवन चला गया तो वास्तव में सोचने के लिए कुछ भी नहीं बचता। क्या यह इतना गंभीर है? हुआंग लेई जानती थी कि भोजन में मितव्ययिता बरतने से निश्चित रूप से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इसका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होगा। ये जानते हुए कि कैफेटेरिया में आज मांसाहारी व्यंजन उपलब्ध थे, उसने इस बारे में सोचा और 2 हिस्से लेने का निर्णय लिया। झांग जिया उसके पीछे कतार में खड़ा था। क्या आप वांग नान से मिलने की योजना बना रहे हैं? हुआंग लेई ने पुष्टि में कहा, आखिरकार हम सहपाठी थे और हमारे बीच अच्छे संबंध थे। मुझे पता है कि मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। हुआंग लेई का दिल खून से लथपथ था। सभी ने देखा कि हुआंग लेई अपने भोजन की ट्रे के साथ वांग नान से मिलने गई और तरह तरह की गपशप हुई। हुआंग लेई को पता था कि वांग नान का शयनगृह कहाँ है और वह जल्दी से वहां पहुंच गई, जबकि वांग नान बिस्तर पर लेटी हुई बाहर के दृश्य को देख रही थी। अपने 2 लाभार्थियों की देखभाल के बिना वांग नान का जीवन कठिन था, लेकिन हुआंग लेई को उम्मीद नहीं थी कि उसका कंबल पैच से भरा होगा। हुआंग लेई को देखकर वांग नान का चेहरा उदास हो गया। क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? वांग नान का मानना था कि यदि यह उसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं होता तो हुआंग लेई कभी नहीं आता। मुझे आपका मजाक उड़ा रहे हैं? ये जानते हुए कि आप कुपोषण से पीड़ित हैं, मैं ये दिखावा नहीं कर सकता था कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वांग नान की खाने की ट्रे मांगने के बाद हुआंग लेई ने उसे साफ किया और उसके लिए कुछ खाना बांटा। अपने हाथों में भोजन की ट्रे को देखते हुए और विशेष रूप से उसके अंदर के मांस को देखते हुए वांग नान सचमुच भूल गई थी कि उसने आखिरी बार मांस कब खाया था। यह मेरे लिए है, वांग नान ने सावधानी से पूछा, ये सोचते हुए कि भविष्य में हुआंग लेई उसके लिए और कितने स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करेगा। हाँ, बस एक बार, हुआंग लेई ने चिढ़कर कहा। ऐसे अच्छे भाग्य के बारे में दोबारा सपने मत देखना, ये निश्चित रूप से इच्छाधारी सोच होगी। सचमुच कंजूस, वांग नान ने मन ही मन कोसा, लेकिन उसके मुंह ने मांस ठूंसना बंद नहीं किया। यदि उस लड़की को इसका पछतावा हुआ और उसने उसे खाना देने से इनकार कर दिया तो ये बहुत बड़ी क्षति होगी। वांग नान को पेट भरकर खाते देख हुआंग लेई सचमुच चिंतित हो गया। क्या होगा अगर उसका गला घुट गया? सौभाग्य से मिंगमिंग को कई बार चिंता हुई कि वह फंस जाएगी, लेकिन शुक्र है कि वह सुरक्षित निकल गई। मैंने खाना खत्म कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ। हुआंग लेई ने भी अपना खाना खत्म किया और अपनी प्लेट उठाकर सीधे चली गई। वांग नान ने हुआंग लेई को जाते हुए देखा। तुम ऐसे ही जा रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? क्या वह यहाँ उस मरीज से मिलने नहीं आई थी? उसने कुछ भी क्यों नहीं कहा? क्या कहा? हुआंग लेई ने उसकी ओर हैरान होकर देखा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या कहूँ। अब हम सब वयस्क हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता जिससे लोग मुझे नापसंद करें। हुआंग लेई ने गहरी सांस ली। यह मुलाकात हमारी दोस्ती की आखिरी मुलाकात है, अब से अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई तो मैं कभी नहीं आऊँगा। अगर खाने के लिए मांस है तो क्या मैं उसे खुद नहीं खा सकता? मैं इसे ऐसे कृतघ्न को क्यों दूं? ये कहने के बाद वह वांग नान की अभिव्यक्ति को देखे बिना सीधे बाहर चली गई। क्या मुझे इसका अफसोस है? ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ऐसा ही है, लेकिन इससे भी अधिक मैं इस बात से नाराज हूं कि वांग नान को लगा कि हुआंग लेई अधिक मुखर हो गया है। वांग नान की रूममेट ने सोचा कि हुआंग लेई मूर्ख है, जो ये सोचती है कि उसके द्वारा षड्यंत्र रचे जाने के बाद भी वह वांग नान से मिलने आएगी। तुम सचमुच भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतना अच्छा दोस्त मिला। पास में खड़े किसी व्यक्ति ने कहा। यह दुख की बात है कि इस मूर्ख को यह नहीं पता कि उसके लिए कौन अच्छा है।
चूंकि रिश्ते वैसे भी अच्छे नहीं होते, इसलिए कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। अगर लोगों का मूड खराब है तो उन्हें खराब होने दीजिए। दूर से हुआंग लेई ने झाओ एओरान को देखा और थोड़ा सोचने के बाद वह समझ गई कि क्यों। वह उसके पास गई और अपने लिए मछली का सूप बनाया। मेरा मतलब है, आपने पहले ही मांस के 2 हिस्से ऑर्डर कर दिए हैं, क्या ये ज़रूरी है? झाओ एओरन ने चिढ़कर कहा। मछली का सूप खत्म करने के बाद हुआंग लेई ने कहा, मैंने वांग नान को एक सूप दिया था और मुझे इसका बहुत अफसोस है। आखिरकार वह कुपोषित है, इसलिए ये दिखावा नहीं कर सकती कि उसे कुछ नहीं हुआ है। हुआंग लेई ने अपना कटोरा एक तरफ रख दिया। मेरे दादाजी हुआंग बड़े आंगन के गेस्ट हाउस में काम करने गए थे। उन्होंने एक पत्र में भी इसका उल्लेख किया था। जैसा कि वांग नान ने कहा था कि मेरे परिवार के बड़े आंगन में संबंध हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। मेरी याददाश्त में जब मैं छोटी थी तब मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। मेरे दादाजी पैसे कमाने के लिए बाहर चले गए थे और मेरी दादी ने घर पर मेरी देखभाल की। मेरे दादा दादी मुझसे परिवार के सामाजिक संबंधों के बारे में बात नहीं करते थे। हमारे घर पर मेहमान बहुत कम आते थे। सभी को लगता था कि मेरा परिवार बदकिस्मत है। मेरे दादा दादी का कोई रिश्तेदार नहीं था और हालांकि मेरी माँ का परिवार था, लेकिन रिश्ते टूट चुके थे। मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है, झाओ एओरन ने धीरे से कहा। सच में मैं बस खुश हूं कि दादाजी हुआंग जू परिवार से दूर रह सकते हैं, झाओ एओरन ने धीरे से कहा, लेकिन आपको अभी भी अपने दादाजी को इसके बारे में लिखना और सूचित करना होगा। मुझे नहीं पता कि फैन जियाओफेई ने यह अपने कारणों से किया या जू परिवार की भागीदारी के कारण। हालांकि फैन शियाओफेई और मैं दोस्त हैं, फिर भी मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मुझे पता है, चिंता मत करो, मुझे पता है कि फैन शियाओफेई किस तरह का व्यक्ति है। हुआंग लेई निश्चित रूप से जानता था कि न तो फैन शियाओफेई और न ही वांग नान अच्छे लोग थे। ठीक है, मैं बर्तन धो दूंगा। इसके अलावा मैंने सुना है कि वांग नान छुट्टी लेकर डॉक्टर से मिलने की योजना बना रहे हैं। झाओ एओरन ने वह खबर साझा की जो उन्हें अभी अभी मिली थी। छुट्टी ले डॉक्टर को दिखाने के लिए वापस जाएं। हुआंग लेई की पहली प्रतिक्रिया थी, वह ये कैसे सहन कर सकती है? ये सहन करने में सक्षम होने के बारे में है। झाओ एओरन ने हुआंग लेई को देखा। हुआंग लेई ने जल्दी ही समझ लिया। मैं समझ गया। और मैं फ़ोन कहाँ कर सकता हूँ? फैन शियाओफेई और वांग नान लगातार उससे घृणा क्यों करते हैं और वह बिल्कुल भी प्रतिरोध क्यों नहीं करती? ट्रेन से उतरने के बाद वांग नान फैन शियाओफेई के कार्यस्थल के प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार करने के लिए दौड़ा। जब फैन शियाओफेई ने अचानक प्रकट हुए वांग नान को देखा तो वह सचमुच चौंक गया। यदि वह आवाज़ नहीं बदली होती तो वह वास्तव में यह नहीं पहचान पाता कि यह वांग नान ही था। आश्चर्य के बाद वह हर तरह से चिंतित और घबरा गया। उसने वांग नान को एक तरफ खींच लिया और चारों ओर देखता रहा। कैसे, तुम यहाँ कैसे? फैन शियाओफेई को इससे बहुत गुस्सा आया। इन दिनों वह सचमुच बहुत कठिन समय से गुजर रहा था। जू परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वह उसकी समस्या थी, और वह सुअ हर दिन उसे कोसता रहता था और मांग करता था कि वह अपनी मां को खाना बनाने और घर का काम करने के लिए बुलाए, और अगर यह काम ठीक से नहीं किया जाता था तो चीज़ें तुरंत उस पर फेंक दी जाती थीं। उसे बहुत मजबूत वस्तुओं से मारा गया, जो एक आदमी के लिए भी दर्दनाक था। इस वजह से घर में हर तरह की परेशानी थी। उन्हें लगता था कि वह बेकार है। काम पर वह कई परेशानियों में फंस गया था। वह वास्तव में समस्याओं से घिरा हुआ था। उन्होंने वांग नान को पत्र लिखकर आशा व्यक्त की कि हुआंग लेई को खेत में कुछ बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा ताकि वह कुछ श्रेय ले सकें। तुम यहाँ क्यों आए? फैन जियाओफेई ने अपनी आवाज़ में अधीरता को दबाने की कोशिश की। शुरू में उसे वांग नान को लेकर थोड़ा अपराधबोध हुआ था, लेकिन अब उसे इस तरह देखकर सारा अपराधबोध गायब हो गया था। वांग नान पहले से ही खराब मूड में थी। वह चाहती थी कि फैन शियाओफेई उसे पहले की तरह शब्दों से सांत्वना दे, उसे गर्मजोशी से गले लगा सके। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब फैन शियाओफेई ने उससे कहा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। मैं तुमसे मिलने आया था। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? वांग नान भी गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था। पहले की तरह ही वह भी नखरेबाजी से पेश आ रहा था। वह पूरी तरह से भूल गई कि उस समय उसे स्कूल की सुंदरी माना जाता था, लेकिन अब वह सिर्फ एक बड़ा मजाक बन गई थी। फैन जियाओफेई उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहता था। आप मुझसे किस तरह के रवैये की उम्मीद करते हैं? क्या तुम्हें पता है, तुम्हारा अचानक आना मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन सकता है? यदि वह इस मूर्ख को कुछ हद तक उपयोगी न समझता तो वह वास्तव में उसी समय शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना चाहता था। वांग नान को इतना अन्याय महसूस हुआ। फैन शियाओफेई ने केवल अपने बारे में ही क्यों सोचा और कभी उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? वांग नान की व्यथित अभिव्यक्ति को देखकर फैन शियाओफेई को चिढ़ महसूस हुई। अगर उसे इस महिला के पागल होने की चिंता नहीं होती, यह नहीं पता होता कि वह क्या करेगी, तो वह वास्तव में बस मुड़कर चले जाना चाहता।
उसे स्थिर करने के लिए फैन शियाओफेई केवल सहन कर सकता था, उसे शांतिपूर्वक बता सकता था कि वह कितना असहाय था और इसी तरह की अन्य बातें। फैन शियाओफेई को उज्ज्वल भविष्य की अंतहीन रूपरेखा बताते हुए सुनकर, हालांकि वांग नान अभी भी नाराज थी, वह वास्तव में जानती थी कि फैन शियाओफेई अब उससे घृणा करने लगा था। लेकिन वह क्या कर सकती थी? क्या वह सचमुच फैन शियाओफेई की पत्नी के सामने तमाशा करने जा रही थी? इससे उसे कोई लाभ नहीं होगा, और क्या वह इससे बेहतर होगी? दोनों में से किसी को भी इससे कोई फायदा नहीं होगा। वांग नान ने सोचा, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। उसने फैन जियाओफेई की तरफ देखने की हिम्मत जुटाई। फैन शियाओफेई, जो लगातार वांग नान और अपने लिए खुशियां ही खुशियां मना रहा था, वांग नान को पैसे मांगते हुए सुनकर बहुत नाराज हुआ। आपकी आय के बारे में क्या आपने हुआन परिवार को फिर से सब्सिडी दी? सच में, मैं कहना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें कितना दिया? जो नए कपड़े मैंने तुम्हें भेजे थे, तुमने उन्हें अपनी बहन को देने से पहले केवल 1 या 2 बार ही पहना था, है ना? अब आपके भाई और भाभी की शादी हो गई है और उनके बच्चे भी हो गए हैं। मुझे पता है कि बोझ बहुत भारी है, लेकिन वे कामकाजी लोग हैं, क्या उनके वेतन से बच्चे का पालन पोषण नहीं हो सकता? फैन शियाओफेई वास्तव में अभिभूत था, उसकी आय बहुत अधिक थी, वह सुअर उसकी मामूली कमाई को तुच्छ समझता था, लेकिन कभी कभी उसे कुछ सामान खरीदने की आवश्यकता होती थी, है ना? परिवार के दिन आसान नहीं थे, और सबसे बड़े बेटे होने के नाते वह उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, जिसका मतलब था कि उन्हें काफ़ी खर्च भी उठाना पड़ता था। उसके भी तो खर्चे थे ना, घर में योगदान दिए बिना, और यहाँ तक कि अपनी पत्नी से पैसे मांगने के बिना। अगर बात बाहर आ गई तो क्या इससे उसकी प्रतिष्ठा खराब नहीं हो जाएगी? वांग नान ने लंबे समय तक सुना, फैन शियाओफेई की विभिन्न शिकायतों से कुछ समझ लिया कि उसे इस आदमी से पैसे देने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ, वह उसे पैसे नहीं दे सकता था, उसे कोई स्नेह नहीं दे सकता था। जब वह बीमार होती थी तो वह उसकी देखभाल करने या काम में मदद करने के लिए उसके पास नहीं होता था। उसके प्रति उसकी तथाकथित अच्छाई बस उसे आसमान में उड़ने वाली चीज़ें देने की अंतहीन पेशकश थी, ये कहते हुए कि भविष्य में चीज़ें कितनी अच्छी होंगी। लेकिन वह वास्तव में इतने लंबे समय तक नहीं रुक सकती थी, और अगर वह ऐसा करती भी तो कुछ क्षण पहले फैन शियाओफेई की आंखों में जो असंतोष था उसे वह अनदेखा नहीं कर सकती थी। मैं जा रहा हूँ। वांग नान मुड़ा और चला गया। वैसे झाओ एओरन बहुत बदल गया है, वह आपकी हर हरकत का अंदाज़ा लगा सकता है। हालांकि वह पहले से ही फैन शियाओफेई से बहुत निराश थी, फिर भी वह कुछ कहना चाहती थी। झाओ एओरन उसके विचारों का अनुमान लगा सकता है। फैन शियाओफेई ने हंसते हुए कहा, जब लोगों के विचारों का अनुमान लगाने की बात आती है तो उस आदमी में हमेशा से ही एक हुनर रहा है। लेकिन वह बस इतना ही कर पाएगा। परिवार के सहयोग के बिना वह खेत में सिर्फ खाद चुनने का काम करता है। वैसे क्या वह अभी भी खेत में खाद बीनने का काम करता है? फैन जियाओफेई ने आगे पूछा। वांग नान ने पुष्टि में बड़बड़ाया, झाओ एओरन के प्रति फैन शियाओफेई के रवैये में पूर्ण तिरस्कार का पता लगा लिया। फैन शियाओफेई से मिलने से पहले उसने भी सोचा था कि भले ही झाओ एओरन में सुधार हुआ हो, लेकिन वह फैन शियाओफेई की तुलना में बिल्कुल नहीं हो सकता, उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। लेकिन फैन शियाओफेई से एक बार मिलने के बाद उन्हें पता चला कि कुछ लोग, भले ही वे शहर लौट आए हों और उनके पास सम्मानजनक नौकरी हो, फिर भी वे दूसरों से दूरी बनाए रखने में कामयाब हो जाते हैं। फैन शियाओफेई को एक संतोषजनक परिणाम मिला, जिससे एक खुश मुस्कान प्रकट हुई। एओरन बस ऐसा ही है। वह जो भी करता है कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, बस आवेग में आकर काम करता है। झाओ परिवार के लिए उसे त्यागना सामान्य बात है। फैन जियाओफेई आहें भरता रहा और इस अवसर का उपयोग ये टिप्पणी करने के लिए किया कि झाओ एओरन कितना भयानक था। वैसे जब आप वापस आएं, अगर आपको मौका मिले तो हुआंग लेई के रिश्तेदारों के माध्यम से उसके बारे में पूछताछ जारी रखें, पता लगाएं कि क्या उसके दादा परिसर में किसी को जानते हैं, और वास्तव में कौन है, उनका रिश्ता कैसा है। ऐसा नहीं था कि वह जू परिवार से सीधे तौर पर नहीं पूछ सकता था, लेकिन जब से उस सुअर ने उसके प्रति अपनी घृणा दिखाई, जू कबीले की शाखा ने उसके प्रति अपना रवैया काफ़ी बदल दिया था। एक सामान्य अभिवादन तो ठीक था, लेकिन यदि वह कोई जानकारी या मामले की जांच करना चाहता था तो उसे इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। वह मूर्ख नहीं था और जानता था कि यह जू परिवार की उसके खिलाफ चेतावनी थी। यदि ऐसा होता तो एक बार जब उसे हुआन परिवार के कार्डों के बारे में पता चल जाता तो वह निश्चित रूप से उन्हें जू परिवार के साथ साझा नहीं करता। वह अच्छी तरह से जानता था कि न तो हुआंग लेई और न ही झाओ एओरन से निपटना आसान था, फिर भी उसने जोर देकर कहा कि वह ऐसा करे। क्या उसे यह एहसास नहीं था कि इससे दूसरे लोग उसे और भी अधिक नीची नज़र से देखेंगे, उस पर उंगलियां उठाएंगे और खेत में उसका जीवन और भी अधिक कठिन हो जाएगा? नहीं, शायद वह जानता था, लेकिन या तो उसे इसकी परवाह नहीं थी या वह इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। मैं समझता हूँ। वह उत्तर प्राप्त करने के बाद वांग नान वहाँ और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी।
वह सीधे स्टेशन गई, ट्रेन का टिकट खरीदा और जाने की तैयारी करने लगी। ट्रेन में चढ़ने से पहले उसने शहर और स्टेशन पर एक आखिरी नज़र डाली। फिर वह मुड़ी और ट्रेन में चढ़ गई। उसे उम्मीद थी कि उसके मायके वालों को कुछ उम्मीद होगी, कि फैन शियाओफेई के साथ अभी भी कुछ उम्मीद है। लेकिन अब वह जानती थी कि कोई उम्मीद नहीं है, उसे अकेले ही कड़ी मेहनत करनी होगी। उसे अभी भी अपने मायके वालों की देखभाल करनी थी, चाहे कुछ भी हो, वे उसके अपने भाई और भतीजे थे जो उसके भविष्य का सहारा थे। दोपहर में वांग नान का आंकड़ा देखकर हुआंग लेई वास्तव में भयभीत था। क्या उसे डॉक्टर के पास वापस नहीं जाना चाहिए था? मुझे यकीन है कि वह निश्चित रूप से फैन जियाओफेई को खोजने के लिए वापस गई होगी। जब दो प्रेमी मिलते हैं, भले ही वे तुरंत आतिशबाजी न करें, कम से कम उन्हें कुछ और दिन एक साथ बिताने चाहिए। मुझे पता है कि फैन शियाओफेई की पत्नी पिछले कुछ दिनों से शहर से बाहर गई हुई है। अपनी पत्नी के घर पर न होने पर क्या फैन शियाओफेई इस अवसर का लाभ नहीं उठाएंगे? अप्रत्याशित रूप से वांग नान रातों रात वापस आ गया। मैं सचमुच नहीं जानता कि क्या कहूँ। शायद उनमें कोई मतभेद हो गया। ये समझ में आता है क्योंकि फैन शियाओफेई वास्तव में दिखावे की बहुत परवाह करता है, अन्यथा वह पहली नज़र में वांग नान के प्यार में नहीं पड़ता। हालांकि ये बात सचमुच अफसोसजनक है कि इस बार मैं उन्हें ऐसा करते हुए नहीं पकड़ पाया। मुझे वांग नान देखने में बहुत अप्रिय लगता है। यदि संभव हो तो मैं सचमुच चाहता हूँ कि वे मेरी नज़रों से ओझल हो जाएं। चून की खबर फैलाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए मैं केवल यही उम्मीद कर सकता हूं कि वांग नान कुछ हद तक सभ्य रहेंगी और मेरे सामने अपनी उपस्थिति का दिखावा नहीं करेंगी। मुझे नहीं पता कि स्वर्ग ने वास्तव में मेरी प्रार्थना सुनी या नहीं, या वांग नान ने फैन शियाओफेई को उसके पहले प्यार के साथ इतना कठिन समय दिया। हालांकि जब भी मैं सड़क पर वांग नान को देखता हूं तो वह मुझे अक्सर ठंडी खर्राटें देती है, लेकिन अब मैं इसका आदी हो गया हूं। यदि कोई व्यक्ति नाक भान सिकोड़ना चाहता है या आंखें घुमाना चाहता है तो यह उसकी स्वतंत्रता है। हुआंग लेई के लिए जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, मेरा दिल और अधिक उत्साहित होता जा रहा है। क्योंकि कॉलेज प्रवेश परीक्षा का दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए जल्द ही मैं परीक्षा में बैठ सकूंगा। हालांकि मैं उत्साहित हूं, लेकिन मैं बस खुशी खुशी दिनों की गिनती कर सकता हूं। झांग जिया और हान कियान ने देखा कि हुआंग लेई विशेष रूप से अच्छे मूड में थे, लेकिन उन्हें इसकी वजह का पता नहीं चला। शायद उसके दादा ने उसके लिए नौकरी ढूंढ दी थी, या शायद नौकरी चाहे जो भी हो, एल्डर हुआन के वेतन पर निर्भर रहना उसके लिए बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं थी। ये कई लोगों को सहारा देने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने पहले सोचा था कि हुआंग लेई को वापस जाकर अच्छी तरह आराम करना चाहिए और बुजुर्गों की देखभाल करनी चाहिए। एक अन्य संभावना यह है कि एल्डर हुआंग ने हुआंग लेई को एक अमीर, सफल पति पाया, जिससे सैन्य जीवन में उसका सीधा प्रवेश सुनिश्चित हो गया। ये भी कृषि क्षेत्र की लड़कियों के लिए बेहतर परिणामों में से एक है। कई लोगों के लिए यह एक कठिन कार्य है, लेकिन हुआंग लेई के लिए यह बिल्कुल भी कठिन नहीं था। हुआंग लेई झांग जिया और उनके विचारों को जाने बिना खुश है। अगर उसे पता चल गया तो मैं नहीं जानता कि वह कितनी नाराज होगी। हालांकि मैंने पहले ही हुआंग लेई के साथ विश्लेषण किया था कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा को बहाल किया जा सकता है, फिर भी मेरा दिल बहुत चिंतित था, यह नहीं जानते हुए कि मैं इसमें भाग ले पाऊंगा या नहीं। इस तथ्य की तो बात ही छोड़ दीजिए कि मैं कई वर्षों से स्कूल से दूर था। हालांकि इतने वर्षों में मैंने चुपचाप जूनियर और सीनियर हाई स्कूल की पाठ्यपुस्तकें और कुछ कार्यपुस्तिकाएं एकत्रित कर ली थीं। मैं अक्सर उन्हें पलटता रहता था और कभी कभी जब कोई प्रश्न मेरे सामने आता था जो मुझे समझ में नहीं आता था तो मैं घबरा जाता था। जब बहुत से लोग जानते हैं कि वे कॉलेज प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं, तो कौन अपना भाग्य बदलने के लिए इस अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहेगा? क्या मैं, जो स्कूल में एक कमज़ोर छात्र था और जिसने स्नातक होने के बाद इतने वर्षों तक किताबें नहीं पढ़ी हैं, तुलना कर सकता हूँ? हुआंग लेई को गौशाला में होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखना आता था, जहाँ से उसे संभवतः कुछ समाचार मिल जाता था। आज प्रोफेसर जिया और कुछ अन्य लोगों को पहले ही नोटिस मिल चुका है। वे आज रात कार से जा रहे हैं। भले ही प्रोफेसर जिया और अन्य को भविष्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएं या नहीं, लेकिन वर्तमान में वे पुनः शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वे कैसे आराम से कार से जा सकते थे? आज जा रहे हैं। ये बहुत जल्दबाजी में किया गया है, हुआंग लेई ने अचानक कहा। मुझे याद है कि अतीत में जब वे जाते थे तो उनके पास कम से कम तैयारी का थोड़ा समय होता था। अब कैसे? ये वास्तव में एक नोटिस था, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना सामान पैक कर लिया और किसी ने उन्हें आधी रात को उठा लिया। ये जानकर खुशी हुई कि प्रोफेसर जिया और उनका भविष्य उज्ज्वल होगा, अन्यथा हुआंग लेई ने सोचा होगा, क्या ये कुछ लोगों को रात के अंधेरे में बसाने जैसा नहीं है? मुझे नहीं पता, उन्हें शायद डर था कि इससे कुछ परेशानी हो सकती है। झाओ एओरन भी निश्चित नहीं था। प्रोफेसर जिया जानते हैं कि मैं भी समय समय पर पाठ्यपुस्तकें देखता हूँ। कभी कभी वह प्रोफेसर जिया से सलाह भी लेता था, इसलिए उनके बीच काफ़ी अच्छे संबंध थे।
उन्होंने मुझे अच्छी पढ़ाई की आदतें बनाए रखने के लिए कहा। झाओ एओरन ने सोचा कि उसने ये क्षमता विकसित कर ली है कि अगर पहाड़ उस पर टूट भी पड़े तो भी वह घबराएगा नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवेश परीक्षा की बहाली की खबर सुनी तो उन्हें इतनी खुशी हुई कि खुशी के मारे रोना आ गया। नहीं, वह हुआंग लेई के सामने नहीं रो सकता था। वह एक आदमी था जो अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करता था, वह बिल्कुल भी नहीं रो सकता था। लेकिन आंसू ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह नियंत्रित कर सके, और वे फिर भी बह निकले। मैं सच में, रेत मेरी आंखों में कैसे चली गई। झाओ एओरन अपने लिए बहाने बनाता रहा। झाओ एओरन को आंसुओं के कगार पर देखकर हुआंग लेई ने सोचा कि वह उस पर हंसेगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। उसने पाया कि उसके खुद के आंसू भी अनियंत्रित रूप से गिर रहे थे। मुझे लगता था कि मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगा। मैंने एक बार अपने दादाजी से कहा था कि मैं कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा, लेकिन मेरे दादाजी ने अपनी नौकरी बदलने का तरीका खुद ही ढूंढ लिया। हुआंग लेई ने गुस्से से अपने आंसू पोंछे। मैंने फैसला कर लिया है, मैं कॉलेज में दाखिला लेने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं भी ऐसा ही करूंगा। झाओ एओरन खड़े हुए और उन्होंने जोरदार ढंग से घोषणा की कि वह कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। मेरे परिवार ने मुझ पर से उम्मीद छोड़ दी है। अगर मैं भविष्य में शहर वापस जाने का मौका भी हासिल कर लूं तो वे मुझे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उसके चचेरे भाई बहनों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि उसका अपना भाई भी उससे घृणा करता था। अपने जीवन को बदलने के लिए कॉलेज में प्रवेश पाने के अलावा मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुआंग लेई को कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलता। हुआंग दापेंग संभवतः उसकी संभावनाओं पर विचार करने में विफल नहीं होगा, लेकिन यह उसके लिए अलग था। कॉलेज में प्रवेश के अलावा उसके पास कोई अन्य रास्ता नहीं था। और मुझे राजधानी शहर के किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना होगा। मुझे किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना होगा। एक दशक से अधिक समय तक निलंबित रहने के बाद हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा पुनः शुरू होने से यह स्पष्ट हो गया था कि स्नातक निश्चित रूप से कुछ प्रमुख विभागों में प्रवेश पा सकेंगे। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें विश्वास नहीं था कि परिवार के बिना वे पूरी तरह डूब जाएंगे। यह असंभव था। इस तरह हार मान लेना, ये झाओ एओरन के स्वभाव में नहीं था। गौशाला के लोगों और शिक्षित युवकों का उनसे ज्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन फिर भी जो लोग सचेत थे वे इस पर ध्यान देते थे। झांग जिया ने सावधानीपूर्वक हुआंग लेई से पूछा, जिसने गुनगुनाते हुए जवाब दिया, वे कुछ समय के लिए चले गए हैं। उन्हें रात के खाने से पहले सूचित कर दिया गया था और वे आधी रात को ही चले गए। उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी। झांग जिया ने हुआंग लेई को लंबे समय तक देखा। क्या आप वास्तव में निश्चित हैं? वे अपनी मूल इकाइयों में वापस चले गए। मुझे ये कैसे पता चलेगा? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वे चले गए। वे कहाँ गए मुझे कुछ पता नहीं। झाओ एओरन को पता हो सकता है, लेकिन वह मुझे नहीं बताएगा। वांग नान के साथ पिछले टकराव के बाद से, जिसमें उन पर करीबी होने का आरोप लगाया गया था, हुआंग लेई और झाओ एओरन दोनों ने वास्तव में सावधानी बरती, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें फिर से निशाना बनाया जाएगा। मुझे पता है। झांग जिया ने बिना किसी गुस्से के सिर हिलाया। यदि प्रशासन ने भी इसका उल्लेख नहीं किया तो इसका मतलब था कि वे नहीं चाहते थे कि यह जानकारी फैले। इस बार जब मैं नए साल के लिए वापस गया तो मेरे माता पिता अभी भी यह अनुमान लगा रहे थे कि क्या परीक्षाएं फिर से शुरू होंगी। हम सभी ने सोचा कि शायद, बस शायद, वे फिर से शुरू हो जाएंगी। झांग जिया जानती थी कि हुआंग लेई चुप है, अन्यथा वह इस बारे में कभी नहीं पूछती।